नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा धन्य साम्राज्य को पशु जगत से अधिक प्रभाव प्राप्त हुआ क्योंकि इसकी सीमाओं के पास पशु जगत को नीले ग्रह से जोड़ने वाला एक मुख्य प्रवेश द्वार था, जबकि संयुक्त संघ को दानव जगत से अधिक प्रभाव प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने शक्ति रत्नों का व्यापक व्यापार और उत्पादन शुरू किया जो दानव जगत के लिए अद्वितीय थे। अब आगे अध्याय 261 नरक की ओर ले जाने वाला द्वार। वह द्वार जो नरक के प्रथम क्षेत्र की ओर जाता था, वहां उपस्थित भीड़ के सामने भव्य रूप से प्रकट हुआ, जो इसे पहली बार देख रहे थे। जो जहाज प्रवेश द्वार के करीब पहुंच रहे थे, वे जलते हुए दरवाजे के आसपास कुछ मील की दूरी पर पहले से ही खड़े कई अंतरतारकीय जहाजों को देख पा रहे थे, और इन जहाजों का एक विशेष महत्व था। ये जहाज उनमें से अधिकांश की तरह अभी अभी नहीं आए थे, बल्कि वे पिछले सैकड़ों वर्षों से यहाँ तैनात थे क्योंकि वे इस प्रवेश द्वार की निगरानी के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते थे, जो उन्हें नर्क के प्रथम क्षेत्र में ले जा सकता था, लेकिन ये भयानक प्राणियों को इस क्षेत्र से बाहर भी ले जा सकता था। ये विभिन्न विश्व शक्तियों के प्राणी थे जो इन्फिनक्स के विरुद्ध युद्ध करने के समझौते के तहत यहाँ आए थे, जिनमें से कुछ वर्षों से यहाँ रक्षक और संरक्षक के रूप में अपना काम कर रहे थे। आने वाले कई जहाज पर्याप्त दूरी पर रुक गए और एक भव्य समारोह के शुरू होने का इंतजार करने लगे। एल्डर स्पेसवार्प का जीवंत सार इंटरस्टेलर युद्धपोत में फूट पड़ा। जब उन्होंने ध्यान का केंद्र बनाया, कई आश्चर्यचकित शिष्यों ने उनकी ओर अपनी दृष्टि घुमाई जब उन्होंने बोलना शुरू किया। हमारे सामने जो है वह नरक के प्रथम क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, एक भयानक दुनिया जो अनेक नरकीय प्राणियों का जन्मस्थान है, जिनके बारे में आपको जानने के लिए आना होगा। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज पूरे जहाज में गूंजती गई। एक बार जब आप इस प्रवेश द्वार से गुजरेंगे तो आपको नर्क के प्रथम क्षेत्र में एक यादृच्छिक स्थान पर ले जाया जाएगा। यह ऐसी चीज है जिसे हम में से कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। एल्डर ने बोलते समय अपने हाथ हिलाए, जिससे हजारों की संख्या में रंग बिरंगे पदक उनके सामने आ गए, जो उनके चारों ओर खड़े शिष्यों की ओर गिरने लगे। हालांकि हम आपके बाहर निकलने को नियंत्रित कर सकते हैं। ये नरकीय पदक उन संसाधनों से बनाए गए हैं जो हमने वर्षों से नर्क के लोकों में अर्जित किए हैं, और ये किसी को भी तुरंत टेलीपोर्ट करने की अनुमति देते हैं जो इसे सक्रिय करता है। फिलहाल इन्हें अपने पहचान पदकों से जोड़ लें और उन पर अपना और हमारे संप्रदाय का नाम लिख दें। इन कीमती पदकों का उपयोग केवल तभी करें जब आप खुद को ऐसी विकट परिस्थितियों में पाएं जहां आपकी जान जा सकती है। उनके सशक्त शब्द गूंज उठे जब शिष्यों ने इन पदकों को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि वे उनकी जीवन रेखा हों, और सार का उपयोग करके उन पर अपना नाम और प्रधान सूक्ष्म संप्रदाय लिख दिया, तथा फिर उन्हें अपने थैलों में रख लिया और सुनते रहे। पदक आपके अद्वितीय हस्ताक्षर पर प्रतिक्रिया देंगे और इस शिकार के मनोरंजक पहलू के लिए स्कोरकीपर के रूप में भी कार्य करेंगे, जिससे हमें ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि आप में से कौन इन्फिनल हंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। एल्डर स्पेसवार्प ने अपने हाथ हिलाए। जैसे ही पदकों से एक लाल रोशनी चमकी, जो एक तार की तरह काम करते हुए उसकी ओर आए, और उसने इसे इंटरस्टेलर युद्धपोत के बाहर के स्थान पर पुनः निर्देशित कर दिया, क्योंकि शिष्यों ने देखा कि ऐसी ही लाल रोशनी कई जहाजों से निकल रही थी, जो अब विशाल ज्वलंत प्रवेश द्वार के चारों ओर तैनात थे। अनेक जहाजों से निकली ये लाल रेखाएं एक साथ आकर एक विशेष रूप से उत्कृष्ट अंतरतारकीय जहाज पर एकत्रित हो गईं, जो कि केंद्र के निकट था, जिससे लाल रेखाओं के संग्रह के एकत्रित होने पर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमक उठी और फिर जहाज के ऊपर प्रक्षेपित की गई, जिससे विभिन्न शक्तियों के प्राणियों के सैकड़ों हजारों नामों की अत्यंत स्पष्ट छवि प्रदर्शित हुई। एल्डर स्पेसवार्प ने जहाज के अंदर बोलना जारी रखा। ये नरकीय पदक ऐसा बनाते हैं कि यहाँ प्रत्येक शक्ति को ये पता चल जाएगा कि इस शिकार में कौन से शिष्य सबसे अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए अपने संप्रदाय को गौरवान्वित करें क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक संख्या में नरकियों को मार गिराते हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। ओह! शिष्यों ने जब प्रेरक शब्द सुने तो वे जोर से चिल्ला उठे। एल्डर जब पुनः बोले तो वे जहाज में तैर रहे थे। गहन सूक्ष्म संप्रदाय से प्राप्त प्रचुर पुरस्कारों के अलावा, जिनमें से सबसे प्रमुख पुरस्कार है किसी भी निपुण बुजुर्ग की सहायता से निरपेक्ष अंतरिक्ष तकनीक की समझ प्राप्त करना, आप पाएंगे कि इस नारकीय शिकार को देखने वाले शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा प्राप्त मान्यता आपके भविष्य की साधना के लिए और भी अधिक उपयोगी होगी। ओह! इसके अलावा इन्फिनल्स की उत्पत्ति भी अनोखी है। पराजित होने पर उनका सार आपके शरीर में समाहित हो जाएगा क्योंकि वे सीधे आपकी समझ और साधना के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसलिए इसका अपने लाभ के लिए उपयोग करें और जितना संभव हो सके उतने को मार गिराएं। लेकिन एल्डर स्पेसवार्प की आवाज गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के सभी शिष्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उद्धरण चिन्ह ... खतरे भी उतने ही बड़े हैं। इस प्रथम नर्क क्षेत्र में शून्य तंतु क्षेत्र से ऊपर के किसी भी प्राणी को प्रवेश की अनुमति नहीं है
और यह क्षेत्र किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी शक्ति कितनी भी हो, अस्वीकार कर देता है। लेकिन इसका मतलब है कि आपको इस प्रथम नर्क क्षेत्र में शून्य तंतु क्षेत्र के राक्षस मिल सकते हैं। इसलिए यदि कभी भी आपका सामना उनसे हो जाए तो अपने पदक का उपयोग करने और अपनी जान बचाने में संकोच न करें। आप सभी इन पुरस्कारों का आनंद तभी उठा सकते हैं जब आप अपनी जान बचाएं, इसलिए इसे अपनी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। ओह, शिष्यों ने अपने दावे जोर से कहे। जैसे ही प्रवेश द्वार के चारों ओर स्थित कुछ केंद्रीय जहाजों से ऊर्जा का विस्फोट हुआ, यह ऊर्जा एक चमकदार रंगीन सड़क के रूप में एकत्रित हुई जो सीधे अंतरिक्ष में जलते हुए दरवाजे के संपर्क में आई। इस सड़क के चारों ओर एक पतला पारदर्शी गुंबद बन गया, क्योंकि अन्य छोटी सड़कें आसपास के अंतरतारकीय युद्धपोतों से निकलकर इसके संपर्क में आने लगी, जिससे असंख्य रास्ते बन गए जहां गहन सूक्ष्म संप्रदाय के अनुयायी पहले से ही प्राणियों को आते जाते देख सकते थे। आगे बढ़ो और संप्रदाय को गौरवान्वित करो। एल्डर स्पेसवार्प ने शून्य अग्नि क्षेत्र में अन्य एल्डर्स के साथ मिलकर अपनी शक्ति जारी की, क्योंकि जिस जहाज पर वे थे उससे एक और सड़क मार्ग बना और मुख्य मार्ग से जुड़ गया, जो उस प्रवेश द्वार के संपर्क में आया जो नर्क के प्रथम क्षेत्र की ओर जाता था। शिष्यों ने अंतरिक्ष में रहस्यमयी सड़क से गुजरना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने चारों ओर शून्य का दम घूंटने वाला दबाव महसूस नहीं हुआ। शून्य श्रेणी के प्राणियों की शक्ति इतनी अधिक शक्तिशाली थी कि जब उनमें से कई एक साथ काम करते थे तो अंतरिक्ष में एक अलग रास्ता बनाने जैसी कोई समस्या नहीं होती थी। अनेक संपर्क मार्गों से आए शिष्यों ने शीघ्र ही स्वयं को मुख्य इंद्रधनुषी रंग की सड़क पर पाया जो जलते हुए दरवाजे की ओर जा रही थी, तथा उनकी आंखें उत्साह से आगे की ओर देख रही थीं। उनमें से कई लोग ऊपर लगे विशाल प्रक्षेपण को देखने लगे, जिसमें हजारों नाम दिखाए गए थे। सभी के आगे शून्य अंक दिखाए गए थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि इस रोमांचक नरकीय शिकार में कौन शीर्ष पर आएगा। क्या यह उनके संप्रदाय के शक्तिशाली शिष्य होंगे या कोई और होगा? उनके चारों ओर विभिन्न जातियों के प्राणी एक ही रास्ते की ओर एकत्रित हो रहे थे, क्योंकि उनमें से कई लोग अपने चारों ओर बेहद अलग अलग स्वरूप देख पा रहे थे। कुछ प्राणी मांस और हड्डियों से बने थे, कुछ पत्थर और स्टील से बने थे, कुछ चमकते प्रकाश से बने थे और कुछ तो अंधकार में डूबे हुए थे। विभिन्न जातियों के ये सभी प्राणी एक साथ आए थे, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल एक ही चीज पर थी। भय, घबराहट और उत्तेजना सभी भावनाओं के एक व्यापक मिश्रण में मिश्रित हो गए जब शक्तिशाली बलों के शिष्य और प्रशिक्षु एकत्रित हुए और जलते हुए दरवाजे की ओर बढ़े जो नरक के प्रथम क्षेत्र की ओर जाता था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 262 अग्रदूत विनाश की वर्षा करते हैं। बर्फ के उतार चढ़ाव से ढकी दुनिया में एक विश्वकंपा देने वाली लड़ाई हो रही थी, और यह एक ऐसी लड़ाई थी जो उस बड़ी दुनिया के भाग्य का फैसला करने वाली थी जिसे बर्फ से ढकी दुनिया के रूप में जाना जाता था। आइसबाउंड वर्ल्ड की भूमि पर कब्जा करने वाली तीनों सेनाएं इस एकल युद्ध में एक साथ आई थीं, जिसमें पूर्व में डरे हुए मनुष्यों ने अंततः अपना पक्ष रखा और फ्रॉस्ट रेस के साथ शामिल होने का निर्णय लिया, जिसने हाल ही में अत्याचारी आइस जायंट्स के युद्ध पथ को समाप्त करने के लिए शक्तिशाली सहायक प्राप्त किए थे। इस अंतिम युद्ध के मैदान में बर्फीली ठंडी हवाएं और बर्फीला मौसम छाया हुआ था, जहां दो शक्तिशाली आभाएं उस विशाल भूभाग पर, जहां लाखों प्राणी एकत्रित थे, अत्यधिक युद्ध भावना से एक दूसरे की ओर देख रही थीं। दृष्टि को अस्पष्ट करने वाली बर्फ लगातार भारी मात्रा में गिर रही थी, लेकिन इससे दोनों विरोधी शक्तियों में से किसी का भी मनोबल नहीं टूटा। एक ओर बर्फ के दानवों के राजा लारुक ने अत्यंत कठोर क्रिस्टल से बनी एक बहुत बड़ी गदा पकड़ी हुई थी, जो प्रकाश में चमक रही थी, जिससे खतरनाक हथियार को एक सुंदर चमक मिल रही थी, इससे पहले कि वह अनगिनत प्राणियों को कुचलते हुए खून से टपकता हुआ दिखाई दे। दिग्गजों का राजा 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, जो औसत आइसगैंड से 5 मीटर ज्यादा था और भीड़ में अलग ही नजर आता था। कुशलता से बनाए गए नीले युद्ध कवच ने उसके पूरे शरीर को ढांक रखा था और वह एक चलते फिरते किले जैसा लग रहा था जो देखते ही देखते सब कुछ कुचलने को तैयार था। उसके चारों ओर कई अन्य शक्तिशाली हिमदैत्य खड़े थे, जिन्हें उसके सेनापति कहा जा सकता था, और हर एक अपने विशाल हथियार लिए अपने दुश्मनों पर हमला करने के आदेश का इंतजार कर रहा था। उनकी शक्ति का स्तर अलग अलग था, जिनमें से कई पौराणिक श्रेणी के थे और कुछ काल्पनिक श्रेणी में स्थिर खड़े थे। दूसरी ओर फ्रॉस्ट रेस और मानव जाति की सेनाएं एकत्रित होकर भयभीत होकर आगे देख रही थीं। दानवों का विशाल आकार उनके दिलों में भय पैदा कर रहा था। आर्कटिक पेंगुइन अपने साधारण टक्सीडो से हटकर चुस्त दुरुस्त युद्ध कवच पहन चुके थे। उनके उछलने से एक खतरनाक तेज रोशनी निकल रही थी और वे अपने पास आने वाले हर प्राणी को काट डालने के लिए तैयार दिख रहे थे। फ्रॉस्ट और मानव जाति के प्राणियों ने अपनी निगाहें उन प्राणियों की ओर घुमाई जो अग्रिम मोर्चे पर तैनात शक्तिशाली दानवों की ठंडी और कठोर निगाहों का सामना कर सकते थे, क्योंकि उनका डर थोड़ा कम हुआ था। चिकना सम्राट पेंगुइन सबसे आगे था और उसका शरीर तेज हवाओं में शांति से तैर रहा था, हवा में ऊपर उठता जा रहा था जब तक कि उसकी आंखें दानवों के राजा के बराबर नहीं हो गईं।
उसके माथे के बीच में बना रूनिक चिन्ह, जो उसे अभिमान के पाप का धारक होने का संकेत देता था, थोड़ा और सुनहरा होता जा रहा था क्योंकि पेंगुइन की आंखें अपने दुश्मनों को अत्यधिक अहंकार से देख रही थीं। फिर उसकी चोंच आकाश की ओर इशारा करती हुई आगे बढ़ी और उसने अपने दुश्मनों को तिरस्कार दिखाते हुए युद्ध शुरू कर दिया। काज़ुहिको और बाकी सेनाएं अपनी शक्ति का जोरदार प्रदर्शन कर रही थीं, जैसे क्रैकेन ने अपना पूरा आकार दिखा दिया था और ये दिखा दिया था कि वह दानवों के राजा से भी कम नहीं है, क्योंकि उसके पेटू तंबू और भुजाएं ठंडे आसमान में लहरा रहे थे। वहीं शाही फीनिक्स अकेली थी जो गर्म हवा से घिरी हुई थी क्योंकि उसका शरीर पहले से ही नीली लपटों से जलने लगा था। जीभ की लपटें उसके शरीर के चारों ओर उत्साह से नाच रही थीं, मानो वे बाहर निकलकर उन सभी को भस्म करने के लिए बेताब थीं जिन्हें शाही फीनिक्स अपना निशाना समझ रही थी। ये वास्तव में शक्तिशाली प्राणियों का मिश्रण था, क्योंकि युद्ध की पुकार पूरे जमे हुए परिदृश्य में गूंज रही थी, जो लड़ाई की शुरुआत का संकेत था। रा रा रा। सम्राट पेंगुइन का शरीर एक भव्य चांदी की रोशनी में चमक उठा, उसके पंख हवा में ऊंचे उठे हुए थे और उसका चेहरा अपने दुश्मनों के प्रति एक कृपालु भाव लिए हुए था, जिससे पूरे आकाश में एक गर्व भरी चीख गूंज उठी। हिम दानवों के ऊपर आकाश में एक चमकता हुआ सुनहरा सूरज दिखाई दिया, जिसकी प्रचंड गर्मी और भार सम्राट पेंगुइन के पंख के नीचे आते ही दानवों की ओर नीचे की ओर उतर रहा था, जिससे वातावरण कांप उठा। घमंड का पाप सूर्य फेक का इस्तेमाल एक भयानक सूर्य के रूप में किया जाता था जो बर्फ से घिरे संसार में तेज गति से नीचे गिरता था। श्वेत बोनाफेक इस कौशल का उन्नत संस्करण था जिसका आनंद नूह ने लेस देन पूर्ण पाप ग्रेटर देन धारक के रूप में लिया था, और उसके अहंकार का अग्रदूत उसके विरुद्ध खड़े लोगों पर सूर्यों को गिरा सकता था। ओह! उतरते हुए सूर्य ने बर्फ के दानवों के राजा पर भारी दबाव डाला। जब वह दहाड़ा तो उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार की क्षमताएं एकत्रित हो गईं, तथा उसका क्रिस्टलीय हथियार विशाल नीली रोशनी से चमक उठा, जो किसी भी क्षण इस हमले का सामना करने के लिए तैयार था। काज़ुहिको पीछे नहीं रहना चाहता था, वह युद्ध के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी तलवार से अंधेरे की धड़कनें निकल रही थीं और वह अपने चारों ओर सैकड़ों दुश्मनों को मार गिरा रहा था। फिर उसने लालच के पाप कौशल का एक उपसमूह शरीर लूटो सक्रिय किया, जिससे उसके चारों ओर एक भयानक विनाशकारी लाल अंधेरा छा गया और उसने आसपास के सभी मृत प्राणियों को अपनी चपेट में ले लिया। उनके शरीर और मूल तुरंत शून्य में बदल गए क्योंकि वे सभी काज़ुहिको में ध्यान शक्ति या जीवन शक्ति के रूप में समाहित हो गए। कुछ छोटी छोटी घटनाओं में उसने अपने स्टेट पैनल में कुछ नए कौशल भी हासिल किए क्योंकि वह और भी ज्यादा शरीर लूट रहा था। हा, युद्ध के मैदान में इधर उधर घूमते हुए उसकी जोरदार हंसी फूट पड़ी। उसकी बीस्ट गर्ल्स का समूह भी उससे ज्यादा पीछे नहीं था और अपनी रंग बिरंगी रोशनियां बिखेर रहा था। काज़ुहिको कभी कभी अपने आंकड़ों के पैनल में बढ़ती हुई संख्या को देखता और सामने आने वाले किसी भी दानव को काटता हुआ उनके गुण अंक और क्षमताएं अपने लिए चुरा लेता। इंपीरियल फीनिक्स बहुत पीछे नहीं थी, उसका शरीर अपनी सुडौल आकृति दिखा रहा था, जैसे वह नीली लपटों से युक्त एक आश्चर्यजनक फीनिक्स से एक राक्षसी सक्कुबस के रूप में परिवर्तित हो गई थी। सेक्स डेमन ट्रांसफॉर्मेशन सक्रिय हो गया क्योंकि उसके शरीर को और भी अधिक शक्ति प्रदान की गई थी। उसके चेहरे से खतरनाक अनुपात की नजर आ रही थी क्योंकि उसने अपने हाथों को अपने होठों पर रखा और उड़ा दिया। ओह! उससे एक भयानक नीला धुआं फैला और युद्ध क्षेत्र के चारों ओर हजारों दानवों को अपनी चपेट में ले लिया। हिम दानवों ने अपने शरीर से शक्ति खोते हुए शाही फीनिक्स की ओर ऐसे प्रेम भरी निगाहों से देखा जो उन्होंने अपनी माताओं को भी कभी नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने उससे एक मधुर आदेश सुना था। उनके मन में कल्पना हो रही थी कि जिस क्षण वे इस प्राणी जिसे वे सबसे अधिक प्यार करते हैं का आदेश पूरा करते ही वे अपनी रातें एक साथ कैसे बिताएंगे। उनके हाथों में जो भी हथियार था उसे उन्होंने अपनी ओर घुमाया। जिन हथियारों से उन्होंने अपनी गर्दनें चीर ली, जिन हथियारों से उन्होंने डंडों और हथौड़ों से अपने ही सिर तब तक कुचले जब तक वे बेसुध नहीं हो गए, लेकिन उनकी निगाहें अब भी गहरे प्रेम से भरी थीं। वे एक मधुर मुस्कान वाले शाही फीनिक्स की ओर देख रहे थे, जिसका रूप एक सक्कुबस जैसा था। यह एक भयानक और खतरनाक दृश्य था, क्योंकि काज़ुहिको, जो इससे अप्रभावित था, ने भी इस दृश्य को क्षण भर के लिए देखा और उसकी आंखें इस सुडौल आकृति की ओर चमक उठीं। उसे पिछले कुछ दिनों में इंपीरियल फीनिक्स के साथ छेड़खानी करने के अपने असफल प्रयासों की याद आ गई, और वह सोच रहा था कि क्या उसे नूह के पास जाकर उससे पूछना चाहिए कि आखिर वह फ्रोजन क्वीन और बारबाटोस को कैसे आकर्षित कर पाया ताकि वह वही सिद्धांत इस ठंडे इंपीरियल फीनिक्स पर भी लागू कर सके। उसके विचार अचानक ही टूट गए जब उसने महसूस किया कि उसके शरीर से दुगुने आकार का एक हथौड़ा एक विशालकाय से नीचे गिर रहा है, जिससे उसके विचार बीच में ही रुक गए क्योंकि उसने अपने अगले हमलों में और अधिक मन लगा दिया ताकि उसके दुश्मन को इस रुकावट के कारण और भी अधिक पीड़ा हो। विशालकाय क्रैकेन ने युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया और क्रोध के पाप का पूरा उपयोग कर रहा था, क्योंकि उसकी लाल आंखें खूनी रंग में बदल गईं।
उसका दिमाग उन बुरी यादों को उकेर रहा था जिनसे उसे अत्यधिक क्रोध आ रहा था और एक व्यापक लाल प्रकाश उससे फूट रहा था। रेज एम्पावरमेंट और फ्यूरी चैनलिंग के साथ उसकी शक्ति पागलपन के स्तर पर पहुंच गई क्योंकि कुछ और भी शानदार सक्रिय हो गया था। क्रोध की वह असीम मात्रा जो उसने अपने हृदय में गहराई से दबा रखी थी, वह असहायता जो उसने महसूस की जब उसने उस दुनिया को टुकड़ों में बिखरते देखा जिसमें वह पैदा हुई थी। ये क्रोध और अधिक बढ़ता गया क्योंकि इसने क्रोध अवतार के साथ खुद को शानदार ढंग से प्रकट किया। क्रैकन के विशाल शरीर ने अपनी अनेक भुजाओं और स्पर्शकों के चारों ओर एक लाल रंग का युद्ध कवच बना लिया था और हर एक के सिरे पर चमकदार लाल कांटे थे जो खून से तर हो गए थे और उसकी आभा ने क्षण भर के लिए पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ने लगी जैसे ही उसे अपने नष्ट हुए ग्रहलोक, अपनी जान गंवाने वाले अरबों प्राणियों और अपने बहुत ही करीबी किसी चीज की उत्पत्ति की याद आई। क्रैकन से एक जानलेवा चीख निकली। जैसे ही एक खूनी रोशनी निकली, उसका विशाल शरीर युद्ध के मैदान में पंखे की तरह फैल गया और तेजी से घूमने लगा जैसे हजारों की संख्या में शक्तिशाली हिमदैत्य मांस और हड्डियों के ढेर में बदल गए हों। जो लोग देख रहे थे उनके दिलों में एक गहरी सिहरन महसूस हो रही थी क्योंकि अनजाने में ही उनके दिल की गहराइयों से एक अनजाना गुस्सा उमड़ रहा था। हंस आसमान में तैरता हुआ चिकने पेंगुइन अपने आसपास के इन अद्भुत दृश्यों को देख रहा था क्योंकि उसे यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि वह ध्यान का केंद्र नहीं है। और जैसे ही गर्व का प्रतीक सक्रिय हुआ, उसकी घुराघुराहट की आवाज आई और उसमें से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। जैसे जैसे उससे धन के चिकने पंख सुनहरे होते गए, उसका चेहरा और भी निखरता गया और उसका शरीर गर्व का प्रतीक बन गया, मानो एक ऐसी शक्ति मुक्त हो गई हो जो मायावी स्तर पर नहीं थी। जल जाओ छोटे बर्फ के दानव, जल जाओ। एक अहंकारी आवाज जो किसी आदेश जैसी लग रही थी उसकी चोंच से निकली जब हिम दानवों ने खुद को घुटनों के बल खड़े होते हुए महसूस किया। उनकी निगाहें आसमान की ओर मुड़ गईं और उन्होंने देखा कि दो और धधकते सूरज आसमान में विस्फोटक रूप से प्रकट होकर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। इस तरह अब 3 सूरज अपनी जगह पर उतर रहे थे और इन सबके बीच में एक शानदार चमकता हुआ सुनहरा पेंगुइन था जो उन्हें ऐसी नजरों से देख रहा था मानो वे उन्हें किसी कीड़े मकोड़े से कमतर समझ रहे हों। बर्फ के दानवों के राजा लारुक ने इस दृश्य को स्तब्ध होकर देखा क्योंकि उसने महसूस किया कि वह शक्तिशाली शक्ति जिसे वह हमेशा से जानता था उसके शरीर से निकल गई थी जब उसने कुछ अंतिम शब्द सोचे। यह क्या बकवास था। बूम .. 3 सूर्यों के विस्फोट के बाद युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। हिम जाति ने हिम दानवों के राजा की ओर देखा तो उन्हें जलती हुई लपटों से घिरा एक क्षत विक्षत परिदृश्य दिखाई दिया जहां केवल जली हुई हड्डियां ही बची थीं। हिम दानवों के राजा के पास जो विशाल क्रिस्टलीय हथियार था वही एकमात्र चीज थी जो सुरक्षित थी क्योंकि उस क्षेत्र में चारों ओर केवल मृत्यु ही व्याप्त थी। जब वे आकाश में अपने शक्तिशाली सहायकों की ओर देखने लगे तो उनके हृदय में तीव्र आघात और हल्का सा भय व्याप्त हो गया। अन्य लोग पेंगुइन को देख रहे थे और अपना सिर हिला रहे थे क्योंकि उन्होंने अंतिम क्षण में इसकी आभा में परिवर्तन महसूस किया था। उन्हें एहसास हुआ कि इस पेंगुइन ने उस सीमा को छोड़ दिया था जिसे उन्होंने स्वयं पर लगाने का निर्णय लिया था और ट्रांसेंडेंट रंग पर अपनी शक्ति प्रकट की थी। उनमें से लगभग सभी फैंटास्मल स्तर पर थे, कुछ ट्रांसेंडेंट स्तर पर थे क्योंकि नूह ने उन्हें प्रचुर मात्रा में ट्रांसेंडेंट और सेंट रैंक कोर उपहार में दिया था जिसे उन्होंने तुरंत अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे इस छोटी सी अवधि में उनकी ताकत आसमान छू गई। चूंकि वे जिस दुनिया में थे वहां अधिकतम केवल फैंटास्मल स्तर के प्राणी थे, इसलिए उन्होंने युद्ध के माध्यम से अपने कौशल को प्रशिक्षित करने के अवसर का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी, न कि बल के माध्यम से सब कुछ पर विजय पाने के लिए। अफसोस, सम्राट पेंगुइन खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक नहीं बल्कि 3 सूर्य छोड़े और युद्ध के शुरुआती कुछ ही मिनटों में दुश्मन सेना के नेता को मार गिराया। शर्मिंदगी से उसने बस कुछ देर के लिए अपना सिर खुजलाया, फिर उसकी घमंडी आंखें सुनहरी हो गईं और वह एक बार फिर दुश्मनों की ओर बढ़ गया। रा 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 शेष बचे हिम दानवों ने जब पुनः भयानक युद्ध घोष सुना तो वे कांप उठे, उनके घुटने कमजोर पड़ गए तथा उनके हृदय में भय व्याप्त हो गया। फ्रॉस्ट रेस और मानव जाति के प्राणियों ने ये देखा और उनके चेहरों पर अपार रोमांच छा गया क्योंकि वे अपनी जीत का दावा करने के लिए जोश और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे थे। ओह, बर्फ बंद दुनिया के लिए लड़ाई जो कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी वास्तव में असमय समाप्त हो गई थी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 263 नरक का पहला क्षेत्र। जैसे ही कुछ दुनियाओं में लड़ाइयां समाप्त हुई, अन्य में नई लड़ाइयां शुरू हो गईं। नूह ने अन्य लोकों से आए असंख्य प्राणियों को देखा जो अंतरिक्ष में निर्मित सड़क से होकर गुजरे और उनके सामने स्थित ज्वलंत प्रवेशद्वार में प्रवेश किया। बड़ी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हुए उसकी नज़र दिव्य शिष्यों के दल पर बस कुछ देर के लिए ही टिकी। प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद उन सभी को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया जाएगा, इसलिए भविष्य ही बताएगा कि वह किससे मिलने के लिए भाग्यशाली होगा।
उसने विशाल प्रवेश द्वार को देखा, साथ ही उसके चारों ओर असंख्य जहाजों को भी देखा, फिर एक गहरी सांस ली और नरक के प्रथम क्षेत्र की ओर जाने वाले द्वार में गायब हो गया। चमक, बस थोड़ा सा भटकाव और समायोजन हुआ, उसके बाद उसने खुद को एक बिल्कुल नए क्षेत्र में पाया। चारों ओर देखने पर पूरा स्थान नारंगी रंग का था और उसके चारों ओर लगातार आग की लपटें जल रही थीं। उसके नीचे लाल रंग की चट्टानें थीं जो इस दुनिया के बारे में एक बड़ी बात व्यक्त कर रही थी। ये बहुत गर्म थी। दूर क्षितिज पर घने नारंगी लाल बादल छाए हुए थे, जिससे आगे देखना मुश्किल हो रहा था। चारों ओर आग की लपटें नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं और जो भी पास में था उस पर गिरने की कोशिश कर रही थीं। परिदृश्य उबड़ खाबड़ और असमान था और वह दूर दूर तक फैले पहाड़ों और घाटियों की रूपरेखा भी देख सकता था। साथ ही कुछ और भी था जो वह पहली बार देख रहा था। ग्रर, उसके चारों ओर असंख्य गुर्राहटें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि जैसे ही उसने नर्क के प्रथम क्षेत्र में प्रवेश किया, वह पहले से ही असंख्य नर्कवासियों से घिरा हुआ था। उन्होंने इन नए प्राणियों की रूपरेखा को उत्सुकता से देखा, क्योंकि उन्होंने एक विशेष सम्मन कौशल का उपयोग किया था, जिसे उन्होंने 3 सप्ताह पहले समय को पीछे मोड़ने के बाद से मिथिकल से पूरी तरह से उन्नत किया था। उसके सामने खड़े नरकीय प्राणियों की आकृति सरीसृपों जैसी थी, लेकिन उनके शरीर 2 पैरों पर खड़े थे जिनके सिरे पर जलते हुए खुर थे। आसपास की लपटों को नियंत्रित करने वाली दांतेदार पूंछें जैसे जैसे उसके करीब आती गईं और भी उभरती गईं। उसकी आंखों ने उनके नुकीले पंजों वाले हाथों और खून से तर दांतों को साफ देखा। उनके सिर आश्चर्यजनक रूप से ड्रैगन के समान थे। उनके माथे के दोनों ओर लाल सींग निकले हुए थे। जब वे नूह के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे उसकी शक्ति का परीक्षण कर रहे थे। उसके बाद वे उसकी ओर तेजी से कूद पड़े। उसके चारों ओर मौजूद संख्या हजारों में पहुंच गई थी, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के शरीर से शक्ति का स्तर कम नहीं था, तथा पीछे की ओर प्रचुर मात्रा में फैंटास्मल और कुछ पारलौकिक नरकीय प्राणी खड़े थे। नूह ने जो कौशल डाला था वह अंततः जीवंत हो गया, क्योंकि सुनहरे हरे रंग के रूनिक चक्रों ने एक भयानक प्राणी को मुक्त कर दिया, जिसने शक्ति की शक्तिशाली तरंगें छोड़ी, जिसके कारण कुछ राक्षस पीछे हट गए। वह प्राणी एक काले लबादे में लिपटा हुआ था, जिसके भीतर एक बेहद अजीबोगरीब आकृति छिपी थी। अगर कोई पास से देखता तो साफ देख सकता था कि उस काले लबादे में छिपी आकृति एक कंकाल थी जो पूरी तरह हरे रंग में रंगा हुआ था। इस कंकाल की हड्डियों पर सुनहरे रंग के शिलालेख खूबसूरती से जड़े हुए थे और उसके हड्डीदार हाथों से ऊपर एक सुनहरी खोपड़ी लिए हुए एक गहरे हरे रंग का डंडा हरे रंग की रोशनी से भयावह रूप से चमक रहा था। इसकी आभा शक्तिशाली रूप से प्रकट हुई, क्योंकि इसका उपयोग इसके स्वामी द्वारा पहली बार किया गया था, जो कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि यह हमेशा के लिए हो। रैंक एस समन विरुलेंट एबोमिनेशन के रूप में इसकी शुरुआत से लेकर पौराणिक समन डेथ लॉर्ड तक और अब आध्यात्मिक भूमि के टाइम स्पेस में कुल मिलाकर 3 महीने से अधिक समय के बाद सेंट जोड़ पर स्थिर रूप से खड़े होने के बाद पहला समन अब लिच लॉर्ड ऑफ एबोमिनेशन के नाम से था। घृणा का लिच लॉर्ड एक ऐसा कौशल जो ब्रह्मांड में अद्वितीय है, और इसका संश्लेषण ऐसा है जिसकी नकल केवल एक ही प्राणी कर सकता है। यह अपनी हड्डियों में अपार सार धारण करने वाले एक लिच को बुलाता है, एक ऐसा लिच जो विष, उपचार और मृत्यु की घातक शक्तियों को बुलाने में कुशल है। इसकी वर्तमान क्षमताओं में समन पॉइजन टोटेम, समन अनडेड, नॉक्सियस आउटबर्स्ट और डेरेलिकेशन ऑफ द सेंटली पॉइजन लॉर्ड शामिल हैं। वह अतीत में एक सम्मन कौशल की प्रभावशीलता को जानता था और जानता था कि जब वह उसी पद पर पहुंचेगा जिस पर वह अभी था, तब उसकी शक्ति उतनी ही अपार होगी। आध्यात्मिक भूमि में बिताए समय में उसकी एक परियोजना समन डेथ लॉर्ड के पूरक कई कौशलों में दक्षता को अधिकतम करना था, क्योंकि उसने अपने पहले सम्मन का पद सेंट जोड़ तक बढ़ा दिया था। इसकी कंकाल संरचना आकार में ऊंची थी, 5 मीटर से भी ज्यादा, क्योंकि इसने सुनहरे हरे रंग के डंडे को दौड़ते हुए इन्फिनल्स की ओर उठाया, जो अब अपना रक्तपात रोक नहीं पा रहे थे। जहर टोटेम को बुलाओ। ओह! आकाश से मानो गड़गड़ाहट हुई। एक विशाल हरे सुनहरे रंग का टोटेम, जिस पर हंसते हुए और भयावह कंकालों के शिलालेख अंकित थे, जमीन पर गिर पड़ा तथा आसपास के लोगों को नष्ट कर दिया, जबकि इसने स्थिर रूप से जड़ें जमा ली थीं। शा शा शा, समुद्र की तेज लहरों के समान एक भयानक ध्वनि गूंजी और टोटेम के चारों ओर धुंधली दूधिया हरी रोशनी की लहरें 10 मीटर दूर तक फैल गईं, जिससे आसपास के सभी इन्फिनल्स पूरी तरह से ढक गए और एक भयावह दृश्य उत्पन्न हो गया। जो भी राक्षसी प्राणी विष टोटेम से निकले इस विषैले बादल से आच्छादित हुए, उनके शरीर तुरंत पिघल गए, तथा जो लोग इसे झेलने में सक्षम थे, वे भी विष टोटेम से निकले विषैले बादल की एक और लहर के कारण हताश हो गए। शा शा शा, टोटेम से विषैले बादलों की लहरें निकलती रहीं, क्योंकि उसके आसपास के 10 मीटर क्षेत्र में सब कुछ पिघलकर खून से सनी गंदगी में तब्दील हो गया था, तथा इसके बावजूद भी वह विष की लहरें छोड़ता रहा।
बूम बूम बूम। इस तरह के विश टोटेम को घृणा के लिच लॉर्ड द्वारा बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने कई क्षेत्रों में हमला किया था जहां नरक के बादल मौजूद थे, जिससे एक भयानक दृश्य फिर से सामने आया क्योंकि सब कुछ जहर के बादलों से पिघल गया था। ओह! पीछे से देख रहे ज्यादा ताकतवर इन्फर्नल्स गुस्से में दहाड़ते हुए आगे बढ़े, जहरीले टोटेम्स के इर्द गिर्द घूमते हुए, जो अब भी लगातार जहरीली लहरें छोड़ रहे थे। जैसे ही वे बड़े हरे सुनहरे टोप वाले कंकाल और नूह की ओर बढ़े, आसपास कई ट्रांसेंडेंट रैंक इन्फर्नल्स, साथ ही 2 सेंट रैंक इन्फर्नल्स भी दिखाई दिए। लिच की आंखें हरे रंग की रोशनी से चमक उठीं, जबकि उसके कर्मचारियों के ऊपर का कंकाल एक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। इसकी अपार ऊर्जा ने एक और कौशल पैदा किया, जबकि नूह ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ क्षमताओं को खेलते हुए देखा। समन अंडेड का जादू चलते ही उनके चारों ओर चमकती हरी रोशनियां झुंड में दिखाई देने लगीं। हरी रोशनियां तेजी से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं, और जैसे जैसे मौत का आभामंडल उनके चारों ओर फैलने लगा, उनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। ओह! नूह और घृणा के लिच लॉर्ड के आसपास हजारों शक्तिशाली मरे हुए प्रकट हुए, चीखें गूंज उठीं। जहरीले दांतेदार ब्लेड लिए अनगिनत कंकाल योद्धा, जहरीला धुआं छोड़ते दुल्हन्स, बेहद विशाल भूत और ज़ॉम्बी, साथ ही एक विशाल आकार का अस्थि ड्रैगन जो अपने कंकालनुमा सिर को आने वाले इन्फिनल्स की ओर उछाल रहा था और जहरीली ड्रैगन की सांस छोड़ रहा था। वूम! पिघले हुए ट्रांसेंडेंट रैंक इन्फिनल्स का एक रक्तरंजित दृश्य सामने आया, जब सेंट रैंक इन्फिनल्स से एक ज्वलंत प्रकाश फूट पड़ा। उनके चारों ओर आग की एक दीवार बन गई जिसने उन्हें जहरीली सांस से पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। वे कुछ देर के लिए पीछे हटे, क्योंकि उन्होंने अपने रक्त को अंदर खींच लिया था और फिर से अपने सामने प्राणियों को देखा। मानव और लिच के चारों ओर शक्तिशाली मरे हुए लोगों के झुंड नरकवासियों पर चीख रहे थे, क्योंकि अस्थि ड्रैगन ने हमला करना शुरू कर दिया था और हजारों मरे हुए लोग नरकवासियों की ओर फैल गए और उनके चारों ओर झुंड बना लिया। गड़गड़ाहट। हा। नूह ये दृश्य देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसे याद आया कि उसे कितनी सहजता से बुलावा आता था। जिस पालतू जानवर को उसने पुकारा था, उसे युद्ध के मैदान में तबाही और अराजकता फैलाते हुए देखना हमेशा से ही एक अलग ही आकर्षण रहा है, और उसे आज फिर से उसकी याद आ गई। वह आगे बढ़ने और खुद कुछ काम करने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर मौजूद मृत नरकीय प्राणियों से एक लाल रंग की ऊर्जा निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। गलती। ओह! अब ये क्या है? वह रुक गया जब उसने अपने ग्रहलोक के ग्रहीय कोर से संदेश सुना, और उसके तुरंत बाद पशु जगत और दानव जगत के कोर ने भी कुछ नया पाकर उसमें शामिल होना शुरू कर दिया। एल्डर बाल्डविन और एल्डर स्पेसवार्प के शब्दों को याद करते ही उसके मन में इन्फिनल्स की यादें ताज़ा हो गईं कि कैसे ये प्राणी उनके बिल्कुल विपरीत थे। उनके शरीर से अनोखी ऊर्जा निकलती थी जिससे उन्हें हराने वालों की साधना और बोध की गति में सीधे तौर पर सुधार होता था। यही बात इन्फिनल्स पर भी लागू होती थी, जहां जब भी वे उनमें से किसी को हराते थे, उनकी रंक और शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ती थी। तो फिर इस अनोखे सार ने ग्रह प्रणालियों का ध्यान क्यों आकर्षित किया? अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 264, एक चौंकाने वाली नई सुविधा की खोज। ऊर्जा का एक नया रूप सीधे तौर पर कौशल और क्षमताओं में हस्तक्षेप कर रहा है। निहित, पृथक, विश्लेषण। यह उसके ग्रह लोक का केंद्र अपनी नीरस आवाज में बोलता रहा, जबकि अन्य 2 लोकों के केंद्र अधिक भावनाओं के साथ बोलते रहे। तीनों ही नर्क के प्रथम क्षेत्र में नरकवासियों की पराजय से उत्पन्न ऊर्जा के इस नए रूप का तेजी से विश्लेषण कर रहे थे। नरक के 7 लोकों में नरकवासी रहते थे, जिनमें से पहले लोक में नरकवासियों का स्तर सबसे निम्न था, वह स्थान जहां उनमें से अधिकांश नवजात पैदा हुए थे। जब विभिन्न शक्तियों ने पहली बार इन्फिनल्स का सामना किया, तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इन प्राणियों की पराजय से उनकी शक्ति में वृद्धि होगी, तथा विभिन्न तत्वों के नियमों का अध्ययन करने वाले प्राणियों ने पाया कि उनकी समझ की गति में वृद्धि हुई है, क्योंकि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये वही ऊर्जा थी जिससे ब्रह्मांड की कई शक्तिशाली शक्तियां टकरा चुकी थीं। नूह अंततः पहली बार इसके संपर्क में आ रहा था। पृथक्करण और विश्लेषण सफल रहा। ऊर्जा के नए रूप को विभाजित और परिमाणित किया गया है, और इसे एक नई सुविधा इन्फिनल स्किल पॉइंट्स के अंतर्गत संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। क्या नूह ने अपने आसपास के नरकीय प्राणियों से अपना ध्यान हटा लिया, जिनकी देखभाल घृणा के लिच भगवान कर रहे थे, तथा उन्होंने ग्रह प्रणाली के शब्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, तथा पूरी तरह से समझने की कोशिश की कि वे वास्तव में किस चीज से मिले थे। दूसरों की समझ की गति और शक्ति को बढ़ाते हुए इसका बेहतर उपयोग तब किया जा सकता है जब इसे उपयोगकर्ता की कुछ विशिष्ट क्षमताओं और कौशलों पर केंद्रित किया जाए। पर्याप्त स्पष्टीकरण तैयार होने तक प्रतीक्षा करें। कुछ ही सेकंड बीते थे कि नूह ने अपनी अनेक मस्तिष्कवर्धक क्षमताओं को सक्रिय कर लिया, और ज्यादा देर तक इंतजार न करने पर उसकी आंखों के सामने एक नई नीली स्क्रीन प्रकट हो गई।
लेस देन नर्कीय कौशल बिंदु ग्रेटर देन एक अनोखा सार जो केवल नर्क लोकों में पाया जाता है। उपयोगकर्ता कौशल बिंदुओं का उपयोग करके अपने कौशल और क्षमताओं के विकास के कई रास्ते खोल सकता है और कौशल संयोजन के साथ मिलकर काम करते हुए समान स्तर के कौशल का त्याग करके सभी क्षमताओं में सहज वृद्धि प्राप्त कर सकता है। कौशल बिंदुओं के उपयोग के माध्यम से कई क्षमताओं के कौशल वृक्ष देखे और सक्रिय किए जा सकते हैं और उनका उपयोग कौशल और क्षमताओं की दक्षता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। कौशल बिंदुओं की वर्तमान संख्या 1.3। नूर की आंखें कई बार नई सुविधा को पढ़ रही थी क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसका दिमाग इस नई अवधारणा को और अधिक समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने अपना पैनल खोला और इस कौशल का परीक्षण किया जिसका उसने हाल ही में उपयोग किया था। सेंट जॉर्ज ग्रिना का लिच लॉर्ड O1/5 एक ऐसा कौशल जो ब्रह्मांड में अद्वितीय है और इसका संश्लेषण ऐसा है जिसकी नकल केवल एक ही प्राणी कर सकता है। यह अपनी हड्डियों में अपार सार धारण करने वाले एक लिच को बुलाता है, एक ऐसा लिच जो जहर, उपचार और मृत्यु की घातक शक्तियों को बुलाने में कुशल है। इसकी वर्तमान क्षमताओं में जहर टोटेम को बुलाना, मरे हुए को बुलाना, हानिकारक विस्फोट और संत जहर लॉर्ड का अपमान शामिल हैं। कौशल के सामने 0/15 लिखा एक नया काउंटर दिखाई दिया था। नूर ने ध्यान केंद्रित करते हुए एक आदेश भेजा और देखा कि कैसे इन्फिनल स्किल पॉइंट्स दशमलव गति से बढ़ रहे थे क्योंकि लिच लॉर्ड उनके आसपास के इन्फिनल्स को मार रहा था। लेस देन इन्फिनल स्किल पॉइंट्स ग्रेटर देन के बगल वाला काउंटर 0 हो गया क्योंकि उसने सब कुछ लिच लॉर्ड ऑफ एबोमिनेशन कौशल में डाल दिया। सेंट जॉर्ज ग्रिना के लिच लॉर्ड 1.615 विकास के लिए 2 कौशल वृक्ष संभव हैं जब पर्याप्त अंक और 2 समकक्ष स्तर के बलिदान कौशल की आधार आवश्यकता पूरी हो जाती है। ग्रेटर देन मियास्मेटिक जहर लॉर्ड ये सम्मन को विश्व के स्वामी के मार्ग की ओर ले जाता है। अतिरिक्त क्षमताओं में नेक्रोटिक टच, वेन गार्ड और क्षयकारी पृथ्वी शामिल हैं। ग्रेटर देन ग्रिनिथ लिच सम्राट ये सम्मन को मृत्यु के स्वामी के मार्ग की ओर ले जाता है। अतिरिक्त क्षमताओं में अनडेड लीजन, विल ऑफ द अनडेड एम्परर और डिले डेथ शामिल हैं। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। नूर का दिमाग अत्यंत सक्रिय हो गया जब उसने इस नई सुविधा के बारे में सोचा जो अविश्वसनीय कार्यों को संभव बनाती थी। सरल शब्दों में कहें तो इन इन्फिनल स्किल पॉइंट्स का इस्तेमाल उसके हर स्किल की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जा सकता था और एक बार जब ये पॉइंट्स उच्चतम आवश्यक संख्या तक पहुंच जाते, जो कि सेंट जॉर्ज स्किल्स के मामले में 15 है, तो वह स्किल के विकास को आगे बढ़ा सकता था और 2 सेंट जॉर्ज स्किल्स का त्याग करके 2 संभावित रास्तों के स्किल ट्री खोल सकता था। साथ ही स्किल को 0 रैंक तक पहुंचने की अनुमति भी दे सकता था। ये सामान्य स्किल कॉम्बिनेशन से अलग था जिसमें समान स्तर के 2 पूरक स्किल्स को लेकर बस उनकी रैंक बढ़ा दी जाती थी। लिच लॉर्ड ऑफ एबोमिनेशन कौशल के मामले में जब ये 15/15 कौशल बिंदुओं पर पहुंच गया और उसने आधार के रूप में बलिदान करने के लिए 2 सेंट जॉर्ज कौशल चुने, तो ये कौशल को उन्नत करेगा और 2 संभावित दिशाओं को खोलेगा, एक जो जहर पहलू को मजबूत करने पर केंद्रित था जबकि दूसरी दिशा लिच लॉर्ड की क्षमताओं के मृत्यु पहलू को सुधारने पर केंद्रित थी। प्रत्येक मार्ग अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करता था जिन्हें कौशल बिंदुओं द्वारा अनलॉक किया जा सकता था और यहाँ तक कि एक विशेष क्षमता में कितने अंक लगाए गए थे इसके आधार पर उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली स्तर तक मजबूत किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंकाल उठाएं क्षमता है जो एक कौशल बिंदु लगाने के बाद एक छोटे कमजोर कंकाल को ऊपर उठाने की अनुमति देती है, तो एक और कौशल बिंदु लगाने से शक्ति बढ़ जाएगी और आप 2 कंकालों को बुला पाएंगे। एक और कौशल बिंदु लगाने से आप 4 कंकालों को बुला पाएंगे जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि क्षमता उस सीमा तक नहीं पहुंच जाती जो उसे दिए जा सकने वाले कौशल बिंदुओं की है। नूर ने इस नई विशेषता को जितना अधिक सरल शब्दों में समझाया, उतना ही अधिक उसने अपने दिल की धड़कन को बढ़ता हुआ महसूस किया, क्योंकि उसे इन नारकीय कौशल बिंदुओं का उपयोग करके अपने आप को और अपने कौशल को पागलपन की हद तक मजबूत करने के कई अद्भुत तरीके मिले। उसका ध्यान ग्रिना के लिच लॉर्ड की ओर गया क्योंकि उसने देखा कि वो कुछ इंच बड़ा हो गया है और उसकी आभा थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। यह उसके द्वारा उस कौशल में 1.6 कौशल अंक लगाने का परिणाम था, जिससे लिच की शक्ति और भी मजबूत हो गई। उसके स्टेट पैनल में लेस देन इन्फिनल स्किल पॉइंट्स ग्रेटर देन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लिच ने अपने समन पॉइजनस टोटेम के माध्यम से जहरीली मौत की बारिश की और फैले हुए मरे हुओं के माध्यम से और भी अधिक दर्द दिया। नूर ने अपने चेहरे पर एक शानदार मुस्कान महसूस की, क्योंकि वह इन इन्फिनल से और भी अधिक कौशल अंक प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह उस अपार बढ़ावा का परीक्षण कर सके जो वे एक विशेष दिशा में ध्यान केंद्रित करने पर प्रदान करेंगे। ओह, जैसे ही उसने अपना आर्क डेमन ट्रांसफॉर्मेशन सक्रिय किया और बाहरी दुनिया से जुड़ा एक पदक निकाला, उसका शरीर लाल रंग से चमक उठा, जो ये दर्शाता था कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितने इन्फर्नल्स को मारा है।
उसने क्रिक्सस के हस्ताक्षर को काट दिया क्योंकि उसने पदक को एकांत आध्यात्मिक भूमि में रखा था, क्योंकि वह बाहर के दर्शकों को ये बताकर डराना नहीं चाहता था कि वह कितने इन्फर्नल्स को मारने वाला है। समय बीतने के साथ साथ वह हस्ताक्षर को बीच बीच में फिर से जोड़ता रहता था ताकि वह अपनी उपलब्धियों को इतना ऊंचा रख सके कि नर्क के प्रथम क्षेत्र की घटनाएं समाप्त होने के बाद वह निरपेक्ष अंतरिक्ष तकनीक के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसकी निगाहें लालची हो गईं जब उसने दो संत श्रेणी के इन्फर्नल्स को देखा जो घृणा के लिच लॉर्ड पर शक्तिशाली हमले कर रहे थे, जो अस्थि ड्रैगन के सिर के ऊपर खड़ा था और वह धुएं के बादल में गायब हो गया। उसके लक्ष्य लॉक हो गए। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 265 अद्भुत कौशल अंक। नरक के द्वार के ज्वलंत प्रवेश द्वार के बाहर विभिन्न शक्तियां अपनी नावों में खड़ी थीं तथा नरक के प्रथम क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्होंने विभिन्न नामों का प्रक्षेपण देखा। शुरुआत में इसमें तेजी से उतार चढ़ाव आया, कुछ नाम तेजी से ऊपर चढ़ गए और एक सेकंड बाद ही किसी और नाम के ज्यादा अंक हासिल करने से उनकी जगह बदल गई। हालांकि 1 मिनट बाद ही वे एक स्पष्ट नाम को कुछ समय के लिए नंबर 1 स्थान पर आते हुए देख पाए और यहाँ तक कि पूरे 1 मिनट तक उस पर बने रहे। वह नाम था क्रिक्सस, जो कि प्रोफाउंड एस्ट्रल सेक्ट का था। एल्डर बाल्डविन ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे का नाम वास्तव में आसपास की शक्तियों के कई प्रतिभाशाली लोगों के बीच शीर्ष स्थान पर है, जबकि एल्डर स्पेसवाक केवल इस बात से खुश थे कि उनके संप्रदाय का कोई व्यक्ति सबसे पहले सभी का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति था। लेकिन क्रिक्सस नाम केवल 1 मिनट तक ही शीर्ष पर रहा। उसके बाद इसकी तेजी से बढ़ती हुई गति धीमी हो गई और जल्द ही इसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध नामों ने पकड़ लिया जो प्रमुख शक्तियों के बीच अच्छी तरह से जाने जाते थे। विलियम का नाम जल्द ही सामने आया क्योंकि क्रिक्सस को लगातार नीचे धकेला जा रहा था। मेगस वर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड के शक्तिशाली अनुयायियों के नाम और यहाँ तक कि शुद्ध रक्त पिशाचों के मायावी समूह जिन्होंने अपने सच्चे राजकुमार को भेजा था, उन शक्तिशाली नामों में शामिल थे जिन्होंने जल्दी ही सुर्खियां बटोरी और उन्हें बनाए रखा। क्रिक्सस नाम धीरे धीरे गिरता गया जब तक कि यह शीर्ष 50 से बाहर नहीं हो गया। अब इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया क्योंकि प्राणियों ने बदलते शीर्ष 50 रैंकों पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वे अपने जहाजों के आसपास खाद्य पदार्थ और मनोरंजन लाते थे और बड़ी रुचि के साथ जारी इन्फर्नल हंट को देखते थे। अंतरिक्ष में विशाल प्रक्षेपण पर नाम चढ़ते और गिरते रहे, लेकिन उनमें से किसी को भी उस अज्ञात पैमाने के नरसंहार की जानकारी नहीं थी जो उसी प्राणी द्वारा किया जा रहा था जो कुछ ही मिनट पहले अंकों में तेजी से ऊपर उठा था। नू उस अत्यधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा था जो उसने तब महसूस किया था जब उसे पहली बार कौशल संयोजन सुविधा मिली थी। यह उत्साह लगातार बढ़ते इन्फर्नल कौशल बिंदुओं से उपजा था क्योंकि वह अधिक से अधिक इन्फर्नल्स को मार रहा था। जैसे ही उसने शक्तिशाली लिच लॉर्ड ऑफ एबोमिनेशन पर लेस देन एब्सोल्यूट सिंह ग्रेटर देन की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया, वह धीमी गति से बढ़ते दशमलव बिंदुओं को और भी तेजी से बढ़ाने में सक्षम हो गया। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह था लिच में शक्ति की पागल कर देने वाली वृद्धि, क्योंकि वह लिच लॉर्ड ऑफ एबोमिनेशन में अधिक कौशल अंक जोड़ना जारी रखता था। कौशल के बगल में काउंटर अब 13/15 पड़ रहा था। हर बार जब वह कौशल में एक भी कौशल बिंदु जोड़ता तो वह स्पष्ट रूप से देखता कि लिच का रूप और अधिक रूनिक चिन्ह प्राप्त कर रहा था और एक और भी भयावह आभा छोड़ रहा था। जब ये 10/15 पर पहुंचा तो लिच ने अपनी सुनहरी चमकती हुई छड़ी लहराई और एक और विशाल अस्थि ड्रैगन को बुलाने में सक्षम हो गया, जिससे 2 शक्तिशाली मरे हुए ड्रैगन बन गए जो अब नर्क के प्रथम क्षेत्र की जलती हुई भूमि पर उड़ रहे थे और आगे बढ़ते हुए इन्फर्नल्स पर दबाव डाल रहे थे। लिच लॉर्ड द्वारा बुलाए गए अन्य सभी मरे हुए लोगों की संख्या और उनकी शक्ति में वृद्धि हुई जब तक कि वे चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच गए, जब नू ने अंतिम इन्फर्नल स्किल पॉइंट रखा जिससे कौशल लिच लॉर्ड ऑफ एबोमिनेशन 15/15 तक पहुंच गया। ऊंग लिच और उससे जुड़े सभी मरे हुए प्राणियों से एक सुनहरी रोशनी चमकी जिससे सार की एक प्रतिध्वनि फूट पड़ी। एक क्षण बाद नू ने देखा कि लिच द्वारा बुलाए गए हर मरे हुए प्राणी के हाथों में अब शक्तिशाली चमकते सुनहरे हथियार थे। अस्थि ड्रैगन के पंजों और तीखे दांतों में सुनहरी चमक थी, जबकि कंकाल योद्धा और दुल्हंस के दांतेदार ब्लेड देखने में सुंदर लग रहे थे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था कि जब नूह ने वास्तव में एक कदम पीछे हटकर उस स्थिर संत जोड़ लिच की शक्ति का स्तर मापा तो उसने पाया कि वह अगले रैंक के बहुत करीब था, हालांकि उसे अभी अंतिम उन्नति करनी थी। उसने गहरी सांस ली क्योंकि उसने देखा कि शेष बचे इन्फर्नल स्किल पॉइंट्स की संख्या 3 से अधिक नहीं थी। उसने पीछे हटकर स्टेट पैनल पर ध्यान केंद्रित किया। वह स्वयं उस स्किल ट्री के प्रथम उद्घाटन और सक्रियण का निरीक्षण करना चाहता था जो चयनित स्किल की ताकत को और अधिक बढ़ा देता था। सेंट जोड़ घृणा के लिच लॉर्ड 15/15 कौशल बिंदु की आवश्यकता पूरी हो गई। 0/2 सेंट जोड़ कौशल या तो मियास्मेटिक जहर लॉर्ड या घृणित लिच सम्राट के लिए उन्नति के लिए आवश्यक हैं।
समय धीमा होता प्रतीत हो रहा था क्योंकि उसे अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था क्योंकि उसने 2 संत जोड़ कौशलों का उपयोग करने का आदेश भेजा था जो आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में बिताए महीनों के दौरान उसने विकसित किए गए कुछ सीमित कौशलों में से थे। नूह को सार की एक प्रतिध्वनि महसूस हुई और उसकी आंखों के सामने एक शानदार रोशनी फूट पड़ी जैसे ही उसने शून्य श्रेणी के अपने पहले कौशल को संश्लेषित किया और साथ ही पहली बार एक कौशल वृक्ष भी खोला। घृणा के लिच भगवान के नीचे नीले पैनल के विस्तार के साथ ही जुड़ते हुए तीर दिखाई दिए जिससे स्क्रीन के नीचे कौशल दिखाई दे रहा था और उसके ऊपर एक नीला तीर चमकते हुए घृणित लिच सम्राट की ओर इशारा कर रहा था। बिल्कुल सही, उसने वह कौशल वृक्ष चुना था जो लिच के मृत्यु पहलू को बढ़ाने के लिए तैयार था। वह देखना चाहता था कि इस कौशल से बुलाए गए मरे हुए को वह कितना पागल बना सकता है। घृणा के लिच भगवान 1/5 क्षमताएं जहर टोटेम को बुलाना 0/5 मरे हुए लोगों को बुलाना 0/5 हानिकारक विस्फोट 0/5 और संत जहर भगवान का अपमान 0/5 ग्रेटर दैन घृणित लिच सम्राट O30 अतिरिक्त क्षमताएं मरे हुए सेना 0/5 मरे हुए सम्राट की इच्छा 0/5 और मृत्यु में देरी 0/5 अनडेड लीजन निष्क्रिय 0/5 समन के कौशल सेट का विस्तार होता है क्योंकि वे अनडेड के और भी अधिक प्रकारों को बुला सकते हैं और वे बुलाए गए प्राणियों को एक अलग स्थान पर संग्रहित करने में सक्षम हो जाते हैं जहां उन्हें 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में छोड़ा जा सकता है। संभावित अनलॉक अनडेड ब्लू फीनिक्स बोन किलिन रेथ स्पेक्टर मरे हुए सम्राट की इच्छा निष्क्रिय 0/5 सभी क्षति में जोड़ 50% जोड़ 50% मृत्यु क्षति जोड़ 50% जहर क्षति जोड़ 50% मृत्यु और जहर प्रतिरोध सभी उच्च स्तर के मरे हुए लोगों के लिए जोड़ एक समन सीमा -15% कौशल ऊर्जा लागत मृत्यु विलंब सक्रिय 0/5 जब तक ये 10 सेकंड के भीतर हो मृत्यु की चेतावनी को विलंबित किया जा सकता है। जब तक इस दौरान लक्ष्य को जानलेवा चोटें ठीक नहीं हो जाती तब तक वह जीवित रह सकता है। अतिरिक्त क्षमताओं का एक शानदार संग्रह जो आगे चलकर समन की शक्ति को और बढ़ा देता था नूह की आंखों के सामने प्रकट हुआ जब उसने विल ऑफ द अनडेड एम्परर के निष्क्रिय पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया ताकि उस कौशल पर कौशल बिंदुओं के अद्भुत प्रभावों का परीक्षण किया जा सके जो क्षति और अन्य प्रकार के संशोधक प्रदान करता था। उसने शुरुआत में एक कौशल बिंदु जोड़ा क्योंकि उसने संशोधकों को अपनी आंखों से बदलते देखा। मरे हुए सम्राट की इच्छा निष्क्रिय 1/5 सभी क्षति में जोड़ 100% जोड़ 100% मृत्यु क्षति जोड़ 100% जहर क्षति जोड़ 100% मृत्यु और जहर प्रतिरोध सभी उच्च स्तर के मरे हुए लोगों के लिए जोड़ 2 समन सीमा -30% कौशल ऊर्जा लागत ... एक स्किल पॉइंट जुड़ने से हर एक मॉडिफायर असल में दोगुना हो गया था। नूह की आंखें चमक उठी जब उसने बाकी बचे स्किल पॉइंट्स जोड़े और फिर से नतीजे देखे। मरे हुए सम्राट की इच्छा निष्क्रिय 3/5 सभी क्षति में जोड़ 200% जोड़ 200% मृत्यु क्षति जोड़ 200% जहर क्षति जोड़ 200% मृत्यु और जहर प्रतिरोध सभी उच्च स्तर के मरे हुए लोगों के लिए जोड़ 4 समन सीमा -60% कौशल ऊर्जा लागत। संख्याओं का एक सुंदर दृश्य उसकी आंखों के सामने से गुजरा जब उसने अपना ध्यान बाहरी दुनिया की ओर लगाया ताकि वह अपने आह्वान में आए आश्चर्यजनक परिवर्तनों और प्रत्येक मरे हुए सम्राट की इच्छा से प्राप्त शक्ति के अद्भुत उदय को देख सके। ये दृश्य देखकर उसके जबड़े खुले रह गए। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 266। एक मरे हुए लोगों की सेना पहले नरक में प्रवेश करती है। एक पिशाच आगे बढ़ता है। नरक के प्रथम क्षेत्र के एक निश्चित स्थान पर अकल्पनीय अनुपात का एक दृश्य घटित हो रहा था क्योंकि इस विश्व के इतिहास में पहली बार कुछ मील का क्षेत्र ऐसे प्राणियों से भरा हुआ था जो नारकीय नहीं थे। मीलों तक असंख्य मरे हुए प्राणियों की आंखों से चमकती हुई सुनहरी लपटें निकलती देखी जा सकती थीं, जैसे वे एक जीव की तरह आगे बढ़ रहे हों। जिस दिशा में वे जा रहे हों वह चक्की की तरह काम कर रही हो जो उनके संपर्क में आने वाली हर चीज को काट रही हो। नूह ने अपने पहले 0 रैंक कौशल को कार्रवाई में देखा क्योंकि लिच लॉर्ड ऑफ एबोमिनेशन ने घृणित लिच सम्राट की अतिरिक्त क्षमताओं को प्राप्त किया, जिससे उसके द्वारा जारी की गई आभा में भारी वृद्धि हुई और इससे भी अधिक प्रमुख प्रभाव बड़ी संख्या में मरे हुए लोगों का होना था जो लगातार बढ़ते रहे क्योंकि उसने देखा कि लिच अपने अब सुनहरे हड्डीदार जबड़े को हंसी में हिला रहा था और अपने खोपड़ी के कर्मचारियों को पागलपन की तरह लहरा रहा था। का लिच के शक्तिशाली जबड़े जंगली भावनात्मक हंसी में खुल गए और बंद हो गए क्योंकि उसके शरीर से प्रचुर मात्रा में सार निकला और अपनी विस्तारित क्षमताओं के साथ जितने मरे हुए लोगों को बुला सकता था बुलाया। लिच अब 5 मीटर ऊंचा और हरे रंग का नहीं रहा। अब उसके कंकाल ने ज्यादा सुनहरे हरे रंग का रंग अपना लिया था क्योंकि उसका आकार वास्तव में छोटा हो गया था, 3 मीटर से थोड़ा कम।
लेकिन उसकी आभा उस लिच की तुलना में कई गुना ज्यादा भारी थी जब वह 5 मीटर से ज्यादा बड़ा था। वो खोपड़ी का कर्मचारी जो जंगली भावनाओं के साथ इधर उधर लहरा रहा था, उस पर अनेक रूनिक शिलालेख थे और उसकी आंखों के गड्ढों से सुनहरी लपटें निकल रही थीं, जो नरक के प्रथम क्षेत्र के जलते हुए मैदानों पर प्रत्येक मरे हुए व्यक्ति की ज्वलंत लेकिन खाली आंखों के साथ प्रतिध्वनित हो रही थीं। दूर नूह को 2 नहीं बल्कि कुल 6 विशालकाय अस्थिर ड्रैगन आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जो जहरीले हरे सुनहरे रंग से भरी घातक ड्रैगन की सांसों की बारिश कर रहे थे, जो भागते हुए इन्फिनल्स पर बरस रही थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनडेड सम्राट की इच्छा में और ज्यादा कौशल अंत जुड़ रहे थे, जिससे लिच को 2 की मौजूदा सीमा के अलावा 4 और उच्च स्तरीय अनडेड बुलाने की अनुमति मिल गई। अस्थिर ड्रैगन के अलावा 5 मीटर तक पहुंचने वाले घोल्स जलते हुए मैदानों के बीच से गुजर रहे थे, क्योंकि उनके साथ तेज गति से चलने वाले जॉम्बीज, कंकाल शूरवीर, दुल्हांस और यहाँ तक कि अधिक मरे हुए लोग भी थे। नुआ ने ग्रिनित लिच सम्राट कौशल वृक्ष द्वारा अनलॉक किए गए अन्य अतिरिक्त कौशल को याद किया, अनडेड लीजन जिसने ब्लू फीनिक्स, स्पैटर्स और यहाँ तक कि रेथर्स जैसे और भी अधिक प्रकार के अनडेड को बुलाने की अनुमति दी, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ मिनटों में एकत्र किए गए कौशल बिंदुओं की संख्या की जांच की थी। संख्या अभी भी दशमलव में थी, जिससे उसका उत्साह कुछ देर के लिए कम हो गया, इससे पहले कि उसकी आंखें रक्तपिपासु नरकवासियों को देखती, जिनकी आंखों में अब अनिश्चितता का भाव था, क्योंकि वे भयानक रूप से हंसते हुए लिच सम्राट को देख रहे थे, जबकि अधिक से अधिक मरे हुए लोग नरक के प्रथम क्षेत्र के जलते हुए मैदानों को भरते जा रहे थे। नूह ने कुछ गणनाएं की तथा अन्य सभी लक्ष्यों को एक ओर रख दिया और फिलहाल केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, जितना संभव हो सके उतने इन्फिनल्स का नरसंहार करके और भी अधिक इन्फिनल कौशल अंक प्राप्त करना। उसने कुछ गणनाएं की क्योंकि वह जानता था कि देर सवेर उसे अन्य शक्तिशाली शिष्यों, प्रशिक्षुओं और यहाँ तक कि स्वर्गीय शिष्यों से भी नर्क के इस विशाल परिदृश्य में मुलाकात होगी। उसका मन आदेश भेज रहा था क्योंकि उसने शेपशिफ्ट को सक्रिय किया और अपने शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों की संरचना में बदलाव महसूस किया। 1 मिनट ही बीता था कि एक बिल्कुल नया प्राणी प्रकट हुआ। जहां पहले काले बालों वाले क्रिक्सिस की आकृति थी, अब उसकी जगह एक हड्डीदार कंकाल शूरवीर ने ले ली थी, जिसके हाथ में एक बड़ा दांतेदार सुनहरा ब्लेड था। इस अस्पष्ट कंकाल नाइट रूप में नूह अपने उच्च स्थान से गायब हो गया, जो अस्थिर ड्रैगन के सिर के ऊपर था, जहां वह और लिच सम्राट खड़े थे, क्योंकि वह हजारों अन्य कंकाल शूरवीरों के साथ घुल मिल गया था, जो नरक के झुंडों से भिड़ रहे थे और पागल कर देने वाले आनंदित लिच को अस्थिर ड्रैगन के सिर के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि वह सुनहरे खोपड़ी स्टाफ को लहराना जारी रखता था और नरक के पहले क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई एक अद्भुत मरे हुए सेना की गतिविधियों को व्यवस्थित करता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नरक के प्रथम क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास स्क्रीन पर नामों के प्रक्षेपण को देख रहे प्राणी उत्साह के साथ चर्चा जारी रखे हुए थे तथा नामों को उठते गिरते देख रहे थे। प्रवेश द्वार से प्रवेश करने वाले सभी शिष्यों और प्रशिक्षुओं में से आधे से अधिक पहले ही वापस लौट चुके थे। हालांकि उनमें से अधिकांश ने समय रहते अपने पदकों का उपयोग कर लिया और दूर चले गए, फिर भी विभिन्न शक्तियों वाले सैकड़ों प्राणी अभी भी मृत्यु का सामना कर रहे थे। कुछ लोग केवल बदकिस्मत थे और उन्हें ऐसे क्षेत्र में भेज दिया गया जहां बड़ी संख्या में संत श्रेणी के इन्फिनल्स एकत्रित थे और उन्हें अपनी यात्रा जल्दी समाप्त करनी पड़ी, जबकि जो लोग और भी अधिक बदकिस्मत थे और उन्हें बहुत ही दुर्लभ शून्य श्रेणी के इन्फिनल्स से मिलना पड़ा, उनकी शीघ्र मृत्यु हो गई क्योंकि उनके पास टेलीपोर्ट होने के लिए अपने पदकों का उपयोग करने का भी पर्याप्त समय नहीं था। इन्फिनल हंट के लीडरबोर्ड पर शीर्ष 10 में शामिल नामों की बात करें तो प्योरब्लड वैम्पायर प्राइस कैसियस पहले स्थान पर थे। उनके नाम के आगे एक चमकदार सुनहरा अंक 342 912 देखने वालों की नजरों में आ गया। शुद्ध रक्त पिशाच अंडरवर्ल्ड में एक शक्तिशाली शासक जाति थी, जिनके शरीर में अज्ञात शक्ति और क्षमता थी, क्योंकि वे शक्तिशाली पिशाच पूर्वज व्लादिमीर के वंशज थे, जिनका नाम एक समय में पूरे प्राइम वर्ल्ड में गूंजता था। वे सामान्यतः इन्फिनल हंट्स में उच्च रैंकिंग रखते हैं, लेकिन इतनी मजबूती से और इतने लंबे समय तक प्रथम रैंकिंग स्थान पर कभी नहीं टिक पाते। क्या वैम्पायर्स ने आने वाले वर्षों में अंडरवर्ल्ड पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक और राक्षस को जन्म दिया है? प्रभुत्व, शायद अगर वे इतने अहंकारी न होते और दूसरों के साथ मिलकर काम करते, तो पूरा अंडरवर्ल्ड उनकी उंगलियों के नीचे होता। विभिन्न शक्तियां लीडरबोर्ड पर स्थान बदलने वाले प्राणियों पर चर्चा कर रही थीं, जिनमें से कुछ ने प्रोफाउंड एस्ट्रल सैक्ट नामक शक्ति के अज्ञात शिष्यों के नामों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें शीर्ष 50 में 6 से अधिक प्राणी थे। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य नाम विलियम का था, जो 44वें स्थान पर था और उसके पास 135 237 अंक थे। क्रिक्सिस का नाम 47वें स्थान पर था और उसके पास 126 365 अंक थे, तथा एथेना का नाम 327 476 अंक था और वह वास्तव में दूसरे स्थान पर था।
कई शक्तियां पर्दे के पीछे की गतिविधियों से वाकिफ थीं और इस प्राणी की असली पहचान जानने के लिए उत्सुक थीं, जिसे उन्होंने पहले कभी नारकीय शिकार में भाग लेते नहीं देखा था। आखिर कौन था जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च जातियों में से एक वैम्पायर के साथ बराबरी कर पाया और एक शक्तिशाली शुद्ध रक्त पिशाच राजकुमार से सिर्फ एक पद नीचे रह पाया? ये प्रश्न कई लोगों के मन में घूम रहा था, क्योंकि नरक के प्रथम क्षेत्र में, नरक के प्रवेश द्वार के बाहर जिन प्राणियों के बारे में बात की जा रही थी, वे भी अपने पदकों को देख रहे थे, जिनमें ये गणना की गई थी कि उन्होंने कितने नरकवासी और किस स्तर की शक्ति वाले नरकवासियों को मारा था। जिस प्रकार बाहर खड़े लोग अपनी रैंक देख सकते थे, उसी प्रकार पदक धारण करने वाले लोग भी अपनी रैंक देख सकते थे, क्योंकि या तो वे अधिक मेहनत करने के लिए उत्साहित हो जाते थे या उन्हें यह एहसास हो जाता था कि वे उतने प्रतिभाशाली नहीं हैं जितना वे स्वयं को समझते थे। नर्क के प्रथम क्षेत्र के धधकते परिदृश्यों के बीच एक चुस्त बिजनेस सूट पहने एक प्राणी खून की एक बड़ी बूंद जैसी चीज पर तैर रहा था। उसकी पीठ पर लाल लाल चमगादड़ जैसे दिखने वाले शुद्ध दिखने वाले पंख फैले हुए थे और उसे और भी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। उसका सिर चमकते चांदी के बालों से भरा था और उसकी आंखों का रंग खतरनाक खूनी लाल था। उसकी निगाहें सुस्त और शांत थीं, क्योंकि उसकी उंगलियों से खून की छोटी छोटी बूंदें टपक रही थीं और नीचे जमीन की ओर गिर रही थीं, जहां असंख्य राक्षस झुंड में घूम रहे थे, जो और भी अधिक शक्तिशाली थे। वे झुंड की तरह क्रूरता से उसकी ओर उड़ रहे थे। जिस क्षण रक्त की ये छोटी बूंदें जमीन को छूती या किसी राक्षसी के संपर्क में आती, वे 20 मीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए फैल जाती, तथा उसके बाद जो कुछ भी उनके घेरे में आता, वह रक्त और लहूलुहान अवस्था में बदल जाता। वह प्राणी, एक विशेष वैम्पायर राजकुमार जिस पर बहुत से लोग ध्यान दे रहे थे, ने अचानक अपनी दृष्टि बदल ली, क्योंकि उसने क्षितिज पर प्राणियों के एक समूह को महसूस किया जो नरक के हस्ताक्षर नहीं दे रहे थे। ये परी जाति का एक प्राणी था जो 2 मनुष्यों के साथ 10 संत श्रेणी के इन्फिनल्स के हमलों को विफल कर रहा था, जो अपने साथ कम श्रेणी के इन्फिनल्स के झुंड का नेतृत्व कर रहे थे। पिशाच राजकुमार की सुस्त निगाहें तुरंत ही केंद्रित हो गईं, क्योंकि उसकी लाल आंखें परिजाति के अस्तित्व पर केंद्रित हो गईं। उसकी आंखें कुछ ऐसा देख रही थीं जिसे ब्रह्मांड में बहुत कम लोग देख पाते हैं। जिन लोगों के पास किसी विशिष्ट संगठन के बारे में प्रचुर ज्ञान और जानकारी होती थी, वे अद्वितीय तरीकों का उपयोग करने में सक्षम होते थे, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि परी जाति का ये प्राणी दिव्यात्माओं का शिष्य था। शांत दृष्टि शुद्ध रक्त पिशाच राजकुमार पर लौटाई, क्योंकि उसने एक क्षमता का प्रयोग किया और अपनी इंद्रियों को आसपास के मीलों तक फैलाकर ये देखने की कोशिश की कि क्या कोई और प्राणी दिखाई दे रहा है। पुष्टि के कुछ ही सेकंड के भीतर पिशाच राजकुमार ने अपने घुटनों को अपने नीचे पड़े रक्त की अश्रु बूंद के नीचे स्प्रिंग की तरह मोड़ लिया। उसके पंख फड़कने लगे और मांसपेशियां कुंडलित होने के साथ कंपन करने लगीं, और फिर उसने खुद को एक भरी हुई मिसाइल की तरह 2 मनुष्यों के साथ एक दिव्य शिष्य के स्थान की ओर छोड़ दिया। धमाका। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 267 शत्रु या मित्र। एक खुले स्प्रिंग की तरह वैम्पायर प्राइस के शक्तिशाली शरीर ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया जब वह पलक झपकते ही परी जाति के दिव्य शिष्य के निकट पहुंच गया। उसके हाथ खूनी पंजे के आकार में बन गए थे। जैसे ही उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने सामने खड़े प्राणी के हृदय पर निशाना साधा। यद्यपि उसे वापस ले जाया गया और प्रतिक्रिया के लिए 1 मिलीसेकंड से भी कम समय दिया गया, परी जाति का प्राणी दिव्य शिष्य की उपाधि को यूं ही धारण नहीं कर रहा था। भाग्य की सुरक्षा। उसके मुंह से एक गूंजती हुई चीख निकली जब उसके भूरे नीले पंख चमक उठे तथा खूनी पंजे से टकराने के लिए उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घंटी बन गई, जिससे उसका रंग सुनहरा हो गया। धमाका। प्रथम नर्क के आकाश में एक विस्फोट हुआ जब खूनी पंजा सुनहरी घंटी से टकराया। दोनों प्राणी सुरक्षित और स्वस्थ रहे, क्योंकि दिव्य शिष्य के मुंह से खून टपक रहा था। उसके साथ चल रहे 2 मनुष्य इस प्रहार से टुकड़े टुकड़े हो गए और पिशाच राजकुमार अपने सामने खड़े दुश्मन को सुस्ती से देखता रहा। एक पल भी नहीं रुका, क्योंकि उसने पहले ही अपनी ओर आते कई प्राणियों की हलचल महसूस कर ली थी। रक्त दुनिया। ओह! सार गड़गड़ाहट और उथल पुथल मच गई जब उन साधारण शब्दों ने प्राचीन जादू को जगा दिया और केंद्र में स्थित पिशाच राजकुमार से आधा मील दूर के क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया। परी के मन में भ्रम और हल्के डर का भाव उभर आया, क्योंकि उसे भाग्य पर अपनी शिक्षाएं याद आ गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज उसके साथ ऐसा कुछ घटित होगा। डर ने उसके अभिमान पर काबू पा लिया और उसने बिना एक पल की देरी किए अपना पदक निकाला और उसमें सार डाल दिया, ये जानते हुए कि उसकी शक्ति उस पर निशाना साध रहे दुश्मन के सामने टिक नहीं सकती। ... फिर भी उसे निराशा हुई कि पदक पर उसने कितनी भी ऊर्जा लगा दी, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी रक्त जगत में चींटी को भी चैन नहीं मिलता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच निकलोगे? दिव्य शिष्य के मन में भय से घिरी हुई अधिकाधिक उलझन उत्पन्न हो गई जब उसने सारगर्भित पिशाच की ओर देखा तथा शांतिपूर्वक पुकारा, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे निशाना बना रहे हो?
मेरी मौत से तुम्हें अनगिनत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, और अगर तुम्हें पता चल गया कि मेरे पीछे कौन था, तो शायद तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। परी ने अपने मुंह से अभी भी रिस रहे खून को पोंछा और शांति से चांदी के बालों वाले पिशाच को देखा, जिसकी आंखें उसके खून से लथपथ शरीर को देखकर और भी लाल हो गई थीं, और उसके चौड़े जबड़ों में सोने की तरह चमकते तीखे दांत पहले से ही देखे जा सकते थे। छोटे सेलेस्टियल, तुम्हारी पहचान ही एकमात्र कारण है जिसके कारण मैंने तुम्हें निशाना बनाया। सदमा, डर, सभी दिव्य प्राणियों द्वारा रखा गया शांत भाव परी के चेहरे से गायब हो गया जब उसने अंतिम क्षण में अपने सार को आगे बढ़ाया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह पागल व्यक्ति उसे निशाना बना रहा है, जबकि वह जानती थी कि वह कौन है। बाधित करो। शाह। एक साधारण आदेश पर रक्त की अनगिनत धाराएं गोलाकार रक्त जगत से फूट पड़ी और दिव्य शिष्या के अंगों को कसकर पकड़ लिया और खींच लिया। रक्त की धाराएं उसके पूरे शरीर को ढक गईं और उसने पाया कि वह न तो अपनी कोई मांसपेशी हिला पा रही थी, न ही अपना कोई सत्व, क्योंकि वह कई वर्षों में पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसकी आंखें अभी खुली ही थीं कि उसने देखा कि चांदी के बालों वाला वैम्पायर उसके ठीक सामने खड़ा है। उसकी खूनी आंखें भूख से चमक रही थीं जब उसके जबड़े उसकी कोमल सफेद गर्दन पर चढ़ गए और दो अत्यंत तीखे सुनहरे नुकीले दांत आगे की ओर थे। डॉट डॉट डॉट। रक्त जगत, जिसने आसपास के आधे मील की दूरी तय कर ली थी, कुछ ही मिनटों बाद गायब हो गया। एक खूबसूरत वैम्पायर राजकुमार फिर से दिखाई दिया जैसे ही उसने अपने होठों से खून का आखिरी कतरा चाटा। उसकी बाहों में एक राख जैसी परत थी जो धीरे धीरे राख में बदल रही थी, क्योंकि उसने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दिया। धधकते आसमान में, उससे ज्यादा दूर नहीं, अनगिनत उड़ते हुए मरे हुए जीवों ने उस जगह को घेर रखा था जहां उसकी रक्तलोक हुआ करती थी। वो अस्थि ड्रैगन और घातक नीले फीनिक्स से निकलती भयावह आभा देख सकता था, और उन हजारों मरे जीवों का तो कहना ही क्या जो बेवजह पिघली हुई जमीन पर छा गए थे। उन सभी की हड्डियों जैसी आंखों में सुनहरी आग चमक रही थी और वे सिर्फ उसकी ओर देख रहे थे। वैम्पायर राजकुमार ने ये सब ठंडेपन से देखा। शून्य श्रेणी में मरे हुए लोगों की सबसे भयानक आभा को देखते हुए एक सुनहरा हरा कंकाल जो आग की लपटों से धधकते नीले फीनिक्स के ऊपर खड़ा था। इन मरे हुए लोगों का सरदार उसे देखते हुए भ्रम में अपना सिर झुकाए हुए प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वह दूर जाने लगा, उसके मन में कुछ विचार आए। वह अपनी इतनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद इस नए प्राणी के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। साथ ही उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि क्या वे उस प्राणी की पहचान जानते हैं जिसे उसने अभी अभी मारा था। विशाल लोकों में बहुत कम लोग थे जो किसी दिव्य प्राणी की पहचान कर पाते, खासकर उसकी जो मृत्यु के कगार पर हो। आज यहाँ उसकी थोड़ी सी भी लापरवाही उसके अलावा किसी और को पता नहीं चलेगी। जैसे ही वह ध्वनि अवरोध को तोड़कर इस क्षेत्र से निकलने के लिए तैयार हुआ, उसके पैरों के नीचे खून की बूंदें वहां मौजूद अनेक मरे हुए लोगों की आंखों से हटने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ शब्द सुने, उसकी शांत अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसकी योजनाएं पूरी तरह से धरी की धरी रह गईं। अब पिशाच जाति का एक राजकुमार दिव्यात्माओं के शिष्यों का शिकार क्यों करेगा? डॉट डॉट डॉट। इन शब्दों के उल्लेख पर पिशाच राजकुमार रुक गया। उसकी निगाहें अधिक गंभीर होती गईं जैसे ही उसने आकाश और नीचे जमीन पर चक्कर लगा रहे मरे हुए लोगों के झुंड के बीच उनका स्रोत खोजने की कोशिश की। उसे जलती हुई लपटों के साथ चमकती आंखों के अलावा कुछ नहीं मिला। ओह, उसने बिना देर किए कदम उठाया, क्योंकि उसे पता था कि कुछ मिनट पहले उसने जो किया था उसका क्या महत्व है, और ऐसी घटना कभी सच नहीं हो सकती। अगर यह पता चल जाता कि पिशाच जाति के राजकुमार ने एक दिव्य शिष्य की हत्या कर दी है, तो परिणाम भयावह होंगे। उसने अपना हाथ अपनी छाती के पास रखा, तभी अचानक एक खूनी चाबी उभरी, और जैसे ही उसने उसे तेजी से घुमाया, उसकी छाती में घुस गई और एक ऐसी चीज खुल गई जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह नर्क के प्रथम क्षेत्र में उसका इस्तेमाल करेगा। थप थप थप। धड़कते हुए दिल की एक गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न हुई जब वैम्पायर राजकुमार लाल प्रकाश से चमक उठा, तथा उसके ठीक मध्य में रक्त का एक चक्र फूट पड़ा जो आसपास के 2 मील तक फैल गया। शाह। उन्होंने बिना समय गंवाए इस विस्तारित रक्त जगत में, जो सामान्य से 4 गुना दूरी पर फैला हुआ था, उनका पहला लक्ष्य एक सुनहरा खोपड़ी स्टाफ पकड़े हुए लिच था, क्योंकि रक्त जगत के चारों ओर खूनी रेखाओं की रस्सियां तेज भालों में बदल गईं, जो किसी भी मरे हुए को छेदती हुई उनके सामने आईं, क्योंकि और भी अधिक भाले ब्लू फीनिक्स के ऊपर खड़े लिच को निशाना बनाते थे। बाधित करो, छेदो, अवशोषित करो। उसके मुंह से शक्तिशाली शब्द निकले। जैसे ही रक्त जगत में भयानक विनाश होने लगा, कमतर रंग वाले कई मरे हुए प्राणी कुछ ही सेकंड में नष्ट हो गए। केवल कुछ अस्थि ड्रैगन और ब्लू फीनिक्स ही बचे थे। कुछ हड्डियों में पिस गए थे, जबकि शेष कुछ के शरीर पर गंभीर चोटें थीं, लेकिन वे अभी तक मरे नहीं थे। ये सुनकर पिशाच राजकुमार ने आह भरी और अपना हाथ पुनः अपनी छाती के पास रख लिया, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह चाहता है कि इस स्थान पर घटित घटनाओं के बारे में किसी को पता न चले तो उसे पूरी ताकत लगानी होगी।
अधिक रोचक बात यह है कि अधोलोक को दिव्य शक्तियों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस नारकीय शिकार में आपकी भागीदारी, जो इन घटनाओं के समूह को इतना दिलचस्प बनाता है, क्या आपको नहीं लगता? वैम्पायर राजकुमार का चेहरा पहली बार बदसूरत हो गया जब उसने यह आवाज फिर से सुनी, और यह आवाज उन 2 मील के दायरे में कहीं नहीं थी जहां उसने अपनी रक्त दुनिया का विस्तार किया था, बल्कि कहीं उसके बाहर थी। उसका अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत चेहरा थोड़ा मुड़ा, फिर संभला, और उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथ नीचे खींचे और रक्त जगत को याद किया। उसके सिर के चांदी जैसे बाल थोड़े धुंधले दिखाई देने लगे जब वह आसमान में घायल मरे हुए लोगों की ओर मुड़ा, और अपने पहले से ही रक्त जगत के 2 मील बाहर मौजूद कई और मरे हुए लोगों की ओर, जैसा कि उसने अपने चेहरे पर एक शैतानी खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? ... नरक के प्रथम क्षेत्र में 2 पुनर्तः भिन्न प्राणियों के बीच एक साधारण मुलाकात हो रही थी। उसी समय एक दिव्य शिष्य को असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 268 शुद्ध रक्त पिशाच राजकुमार कैसियस। नरक के प्रथम क्षेत्र से काफी दूर एक दिव्य तारे में एक बूढ़ा व्यक्ति मठ के बीच में बैठा था और चाय का आनंद लेते हुए एक सफेद बोर्ड के ऊपर तैरते हुए 5 सुनहरे चमकते गोलाकार पत्थरों को देख रहा था। कुछ टुकड़े अन्य की अपेक्षा बड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा सबसे आगे तैर रहे अन्य टुकड़ों से विशेष रूप से बड़ा था। कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी सेलेस्टियल अपने प्याले से पानी पीता रहा। तभी उसने अंततः एक परिवर्तन देखा, क्योंकि बोर्ड पर तैर रहा एक सुनहरा टुकड़ा धुंधला होकर बिखर गया। ओह, उसकी निगाहों में दिलचस्पी और थोड़ा क्रोध था, जैसे उसकी उंगलियां उस सुनहरे पत्थर के अवशेषों को इकट्ठा कर रही थी जो अब धूसर हो चुके थे। अवशेष उसके हाथों में समा गए जैसे ही उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और एक खास हुनर का इस्तेमाल किया, लेकिन जल्द ही उसे निराशा हुई क्योंकि नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर इस बात से नाराज था कि उसकी ट्रेसिंग काम नहीं कर रही थी। उसकी नाराजगी इस तथ्य से अधिक थी कि उसने एक टुकड़ा खो दिया था और फिर भी उसे इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक प्राणी ने उनके द्वारा भेजे गए दिव्य शिष्यों में से एक की जान ले ली थी, और यह प्राणी इतना सावधान था कि शिष्य को मारने से पहले उसे एक अलग स्थान पर अलग थलग कर दिया। इस प्रकार दिव्य ग्रैंडमास्टर ने अपना एक मोहरा खो दिया, जिसे उन्होंने उन कीड़ों को पकड़ने के लिए आगे भेजा था जो उस व्यवस्था और संतुलन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जिसे बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। उसकी दृष्टि पुनः शांत हो गई जब उसने बोर्ड पर तैरते हुए शेष 4 सुनहरे पत्थरों को देखा और शीघ्रता से चाय के कप को अपने मन में वापस ले आया, तथा उसने अपना ध्यान पूरी तरह से इन 4 पत्थरों पर केंद्रित कर दिया तथा एक बार फिर से उसे देखा। ये केवल समय की बात थी कि मक्खी उसके जाल में फंस जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक शैतानी शांत पिशाच नर्क के प्रथम क्षेत्र के नीले आसमान में तैर रहा था, जबकि वह चारों ओर से मरे हुए लोगों के झुंड से घिरा हुआ था। उसने देखा कि एक छोटा सा कंकाल शूरवीर मरे हुए लोगों के समूह से बाहर निकल रहा था और उसकी सुनहरी लपटों से भरी खाली कोठरियां उसकी ओर देख रही थीं। कंकाल शूरवीर ने अपने प्राचीन जबड़े खोलते हुए बोलना शुरू किया। मैं धमाका। एक भी सेकंड बीतने से पहले वैम्पायर राजकुमार ने अपना हाथ लहराया, जिससे रक्त की बूंदें तुरंत उस स्थान पर प्रकट हुई जहां कंकाल नाइट था, जिससे पूरा क्षेत्र विस्फोटित हो गया और केवल टूटी हुई हड्डियां ही दिखाई देने लगीं। राजकुमार कैसियस ने आसपास के मरे हुए लोगों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ, जिससे वह आह भरते हुए दूसरे स्थान पर चला गया और उसने एक समान कंकाल नाइट को भीड़ से आगे बढ़ते देखा। कंकाल की आंखों के गड्ढों के चारों ओर नाचती सुनहरी लपटें मानो आनंद मना रही हों। तभी एक बार फिर आवाज गूंजी। जैसा कि मैं कह रहा था, मैं तो बस एक साधारण राहगीर हूँ जिसने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, और अब मैं बस इसके पीछे के अर्थ को जानने के लिए उत्सुक हूँ। जैसे ही कंकाल बोला, रक्त जगत में मारे गए नष्ट हो चुके अस्थि ड्रैगन और ब्लू फीनिक्स उनके चारों ओर नए जैसे दिखाई दिए। एक अस्थि ड्रैगन कंकाल नाइट के पास आया, जिसने अपना बड़ा सिर नीचे कर लिया और कंकाल को ऊपर चढ़ने दिया। उसके अस्थि पंख फड़फड़ाते हुए वह आसमान में उड़ गया और वैम्पायर राजकुमार के समान आंखों के स्तर पर आ गया। क्या ये व्यक्तिगत प्रतिशोध है, या मैं किसी बिल्कुल अलग चीज पर ठोकर खा गया हूँ? राजकुमार कैसियस कंकाल को और साफ देख पा रहा था। उसने शांत भाव से स्थिति को संभालने के उपाय सोचे। उसने सुस्ती से बात की, मन ही मन तथ्यों को सुलझाया और जवाब दिया। आप सेलेस्टियल्स का उल्लेख तिरस्कार के साथ करते हैं और उनमें से किसी एक को मारा हुआ देखने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया तुरंत वहां से चले जाना और सेलेस्टियल्स का पक्ष लेने के लिए हत्यारे की सूचना देना नहीं है, बल्कि यह समझने की कोशिश करना है कि क्या हुआ था। पिशाच राजकुमार के द्वारा अपनी उंगलियां चटकाने पर एक भयानक शैतानी जादू निकलता रहा। जिस रक्त की बूंद पर वह खड़ा था, वह तेजी से फैलती गई और चमकते हुए रक्त से बनी एक राजसी कुर्सी में बदल गई।
राजकुमार कैसियस ने दबंगई से बैठते हुए कंकाल की ओर देखा और आगे बोलना जारी रखा। इसका मतलब है कि या तो आप लंबे समय से भूली हुई प्राचीन जातियों में से एक हैं जो अभी भी सेलेस्टियल्स के खिलाफ द्वेष रखती हैं, या गठबंधन के एक छोटे से शिष्य हैं, जिसका अर्थ है कि यह उतना ही मजेदार है जितना आप करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर, आप क्या चाहते हैं? शांत, संयमित और दबंग। राजकुमार कैसियस ने ये शब्द बहुत प्रभावशाली ढंग से कहे तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कुछ जानकारी प्रकट की जो कि प्रलोभन के रूप में काम आई तथा उसके सामने उपस्थित इस प्राणी को उत्तर देने के लिए थी। फिर भी उसने अपनी स्थिति का बहुत अधिक खुलासा नहीं किया। उसकी लाल आंखें शांति से उस कंकाल की ओर देख रही थीं, जिसकी आंखों के गड्ढों में नाचती हुई सुनहरी लपटें थीं। केवल एक चीज उसकी भावना को प्रकट कर रही थी, वह थी खुशी से नाचती हुई लपटें, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें खेलने के लिए कुछ दिलचस्प मिल गया है। वैम्पायर प्रिंस की आंखों के सामने जो कंकाल था, वह बस नूह द्वारा चुना गया एक बेतरतीब कंकाल शूरवीर था, जो अपनी आवाज बदल रहा था क्योंकि वह मरे हुए लोगों की सेना में मीलों दूर सुरक्षित रूप से छिपा हुआ था। उसका ठिकाना बाहरी दुनिया में भी नहीं था, बल्कि रेत के एक कण के आकार के छोटे आध्यात्मिक देश में एक आलीशान घर में था, जहां वह एक मुलायम सोफे पर आराम फरमाते हुए बारबाटोस के बगल में बैठा था। सुडौल महिला ने बहुत ज्यादा खा लिया था और अब नूह की जांघों पर सिर टिकाकर झपकी लेते हुए प्यारी सांसें ले रही थी। वह टाइम स्पेस में कड़ी मेहनत कर रही थी क्योंकि उसकी कुशलता लगातार बढ़ रही थी, और नूह के कोर का सीधा आनंद लेने के कारण उसकी रैंक पहले ही ट्रांसेंडेंट हो चुकी थी। उसे बस अपने कौशल को उसी रैंक पर लाना था, एक ऐसा काम जो नूह के अलावा किसी और के लिए बहुत ज्यादा समय लेने वाला था। उसका मन बारबाटोस के प्यारे चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने ग्रिनिथ लिच सम्राट के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित किया और कंकाल को उसकी ओर से क्या कहने के लिए आदेश भेजा। वो खुश था क्योंकि उसे अपने पहले से ही प्रसन्न मनोदशा के ऊपर कुछ अद्भुत देखने का मौका मिला था, क्योंकि उसने इन्फिनल स्किल पॉइंट्स अर्जित किए थे और बस लिच की शक्ति को देखा था जिसमें उसने पॉइंट्स को पागलपन की हद तक बढ़ाना जारी रखा था। वह पहली बार ऐसे प्राणी से मिला था जो वास्तव में सेलेस्टियल्स के विरुद्ध खड़ी एक शक्ति से संबंधित प्रतीत होता था, और यह प्राणी कुशलता से अंडरवर्ल्ड में छिपा हुआ था, एक ऐसी दुनिया जिसे सेलेस्टियल्स का सहयोगी माना जाता था। उसकी मुस्कुराहट लगातार गहरी होती जा रही थी क्योंकि वो और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। जिस क्षण उसने प्राचीन जातियों और गठबंधन के बारे में सुना, उसके कान और भी अधिक चौड़े हो गए क्योंकि उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। दिव्य शिष्य ड्रैक्स की स्मृतियां प्रचुर थीं, लेकिन उनके पास दिव्यों के विरुद्ध खड़े शत्रुओं का सारा ज्ञान और बारीकियां नहीं थीं। ड्रैक्स से नूह केवल ये जान पाया कि ब्रह्मांड में अन्य शक्तियां भी हैं जो सेलेस्टियल्स के साथ संरेखित नहीं हैं, उनमें से कुछ तो उनकी दुश्मन भी हैं, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि ये छिपी हुई शक्तियां कौन थीं। फिर भी अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसे प्राणी से टकरा गया है जो संभवतः इन्हीं शक्तियों में से किसी एक से आया है, और इससे कुछ संभावनाएं पैदा हुईं। उसने उस पिशाच को देखा जिसके शरीर से एक दमनकारी आभा निकल रही थी। ये शून्य श्रेणी का प्राणी था और वह भी एक शक्तिशाली प्राणी। उसे उनके विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं थी, और अगर वह सही तरीके से खेलता तो शायद उनका इस्तेमाल कर सकता था। ऐसा लगता है कि हमारे लक्ष्य एक दूसरे से मेल खाते हैं, जिससे नई संभावनाएं पैदा होती हैं। क्यों न हम थोड़ी देर बात करें और एक दूसरे के साथ कुछ जानकारी साझा करें। नाचती हुई सुनहरी लपटों के साथ एक कंकाल ने एक शाही शुद्ध रक्त पिशाच राजकुमार को रक्त के सिंहासन पर बैठे देखा, और इस प्रकार एक वार्तालाप शुरू हुआ जिसने नारकीय शिकार को अकल्पनीय अराजकता में बदल दिया। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 269 शुद्ध रक्त पिशाच राजकुमार कैसियस द्वितीय। एक कंकाल जिसकी आंखों के गड्ढों में धधकती सुनहरी लपटें थीं और एक शैतानी रूप से सुंदर पिशाच के दोबारा बोलने से पहले एक दूसरे को काफी देर तक घूरते रहे। इस नारकीय शिकार में और भी दिव्य शिष्य हैं। नूह ने सिर हिलाया और राजकुमार के साथ हुई जोरदार बातचीत के बारे में सोचा, जो अंततः तब समाप्त हुई जब उसने गहन सूक्ष्म संप्रदाय के माध्यम से आने वाले दिव्य शिष्यों के बारे में अपने ज्ञान का उल्लेख किया। और आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप किस संगठन से आते हैं? नूह ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं दिखती। हालांकि दिव्य प्राणियों के बारे में मेरे ज्ञान में कुछ कमियां हैं जिन्हें मैं चाहूंगा कि आप पूरा करें। आपने इतने आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी चिंता के कि दिव्य प्राणियों के रहस्यमय तरीकों से आपकी पहचान पता नहीं चलेगी, एक प्राणी पर हमला करके उसे कैसे मार डाला। हाँ, यही एक कारण था कि नूह दिव्यों के विरुद्ध खड़ी एक शक्ति से संबंधित इस प्राणी से बात करना चाहता था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब वह अपने नए मार्ग के कई संभावित रास्तों पर नजर रख रहा था, तो उसका सामना दिव्य शिष्यों से हुआ और उसने उन्हें सफलतापूर्वक मार डाला। फिर भी जैसे ही उसने ऐसा किया, शिष्यों के प्राण त्यागने के क्षण में आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतरी और उससे बंध गई,
उसके सिर के ऊपर एक गोल सुनहरा निशान दिखाई दिया जिसे वह मिटा नहीं सकता था। इस सुनहरे घेरे ने उसे विश्वास दिलाया कि यह किसी तरह का निशान है जो दिव्य शिष्या के मृत्यु के क्षण में उस पर थोपा गया था। वह बस यही अनुमान लगा सकता था कि इतने सारे दिव्य शिष्यों के नारकीय शिकार में आने के पीछे कई छिपे हुए कारण थे, और उस समय के विपरीत जब उसने ड्रग्स को मारा था, इस बार पर्दे के पीछे कोई साजिश रच रहा था। या तो वे कुछ और योजना बना रहे थे और वह अनजाने में उनकी साजिश में फंस जाएगा, या वे उसके विचार से कहीं ज्यादा भयानक थे और किसी तरह पहले से ही उसे निशाना बनाना शुरू कर चुके थे। इसलिए उसे सेलेस्टियल्स के बारे में और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी, जो ड्रैक्स जैसे शिष्य को भी नहीं पता होती। जब तक उसे कोई उच्च पदस्थ सेलेस्टियल नहीं मिल जाता, जो कि केवल एक स्वप्न था क्योंकि वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे, उसे अन्य साधनों से काम चलाना पड़ता। और सेलेस्टियल्स के बारे में उनके शत्रुओं के अलावा और कौन अधिक जान सकता था? पिशाच राजकुमार ने उत्तर देने से पहले नूह की ओर कुछ देर तक देखा। मुझसे ये पूछने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दिव्य प्राणी भाग्य के माध्यम से यह पता लगाने में सक्षम है कि वे किससे जुड़े हैं। मेरी तकनीक ब्लड वर्ल्ड उसमें मौजूद सभी लोगों के लिए इस प्रकार के संबंधों को तोड़ देती है, और मैं बिना किसी की नजरों के जो चाहूं कर सकता हूं। हालांकि अगर कोई शारीरिक रूप से पास हो और ताक झांक कर रहा हो तो यह उतना उपयोगी नहीं है। उनके अंतिम शब्द नूह की ओर ज्यादा निर्देशित थे क्योंकि उनके बीच एक संक्षिप्त मौन छा गया था। नूह ने हमेशा अपनी अनोखी क्षमता अवलोकन को हर समय सक्रिय रखा। इस प्रकार वह अपने आसपास मीलों दूर तक होने वाली कई घटनाओं से अवगत था। एक पिशाच को मिसाइल की तरह नीचे गिरते हुए और एक दिव्य शिष्य को एक रक्तरंजित दुनिया में घेरते हुए देखना उन घटनाओं में से एक थी जो उसने देखी। उसने अपना सिर हिलाया जब वैम्पायर राजकुमार के सामने खड़े कंकाल ने अपने जबड़े खोल दिए। ठीक है, हम साथ चले तो कैसा रहेगा? मैं दिव्य शिष्यों के विरुद्ध एक कदम उठाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं किसी को भी मुझे पहचानने से रोक सकूं जब उनमें से कोई गिर जाए। राजकुमार कैसियस ने एक विशालकाय हड्डी वाले ड्रैगन के ऊपर खड़े इस कंकाल को देखा, जबकि उसके चांदी जैसे बालों में पुनः चमक आ गई थी। मुझे क्या मिलेगा? ऐसा तो नहीं लगता कि आप मुझे कुछ दे रहे हैं। राजकुमार ने अपने सामने पड़े इस भयानक कंकाल को गौर से देखते हुए जवाब दिया। कंकाल ने जवाब देते हुए अपना सिर झुकाया। ओह, क्या मैंने इसका जिक्र नहीं किया? मैंने भविष्य की झलकियां देखी हैं और वे तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नहीं होंगी। क्या? विस्फोटक शब्दों को सुनते ही राजकुमार कैसियस के अंदर एक कंपन दौड़ गई। वह उनका खंडन करने ही वाला था क्योंकि उसे अपनी शक्ति का एहसास था कि तभी कंकाल ने बोलना जारी रखा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, या इस मामले में इतने बदकिस्मत हैं कि इस नारकीय शिकार में आपको सबसे शक्तिशाली दिव्य शिष्या मिलेगी, जिसे आप एथेना के नाम से जानते होंगे। ... विस्मय अधिबोधक चिन्ह। राजकुमार कैसियस की आंखें सिकुड़ गईं जब वो खून से सनी अपनी शाही कुर्सी से उठे। युद्ध राजकुमारी यहाँ है। सिर्फ यही नहीं, तुम उसके हाथों भी मरोगे। नूह ने वैम्पायर प्रिंस के शैतानी रूप से खूबसूरत चेहरे पर नजर गड़ाते हुए रूखेपन से जवाब दिया। उसके आखिरी शब्द असल में बकवास थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वैम्पायर प्रिंस एथेना से मिलेगा भी या नहीं। अंतर्दृष्टि क्षमता शक्तिशाली थी, लेकिन इसने उसे उन लोगों की संभावनाओं को नहीं दिखाया जिनसे वह अभी तक मिला भी नहीं था, क्योंकि इसका ज्यादातर ध्यान खुद पर ही था। इसके माध्यम से वह दिव्य शिष्य की स्थिति के साथ साथ एथेना की स्थिति भी देख पा रहा था। लेकिन भयावह बात यह थी कि एथेना के मामले में उसके सामान्य स्थान के अलावा उससे जुड़ी हर चीज शून्यता के एक विशाल गुप्त अंधकार से भरी हुई थी। इससे वह अत्यंत सावधान हो गया क्योंकि वह नरक के प्रथम क्षेत्र में और भी अधिक सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसने आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश करते समय स्वयं को मरे हुए लोगों की सेना से भी पूरी तरह अलग कर लिया था और बाद में उसे रेत के एक कण के आकार का बना दिया था जिसे एक अस्पष्ट मरे हुए व्यक्ति उठा रहा था। वह आदेश भेज रहा था और देख रहा था कि उसका आह्वान इन्फिनल्स को चीरता जा रहा है, क्योंकि वह अधिक से अधिक कौशल अंक प्राप्त कर रहा था, जिसे उसने घृणित लिच सम्राट कौशल वृक्ष में जोड़ दिया, जिससे लिच की ताकत को और मजबूत किया जा रहा था, क्योंकि उसकी मरे हुए सेना अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई थी और अधिक विविधताओं के साथ अब मरे हुए नीले फीनिक्स को भी बुलाया जा सकता था। वह पिछले 1 घंटे से इसी तरह आगे बढ़ रहा था, समय के खंजर का उपयोग करके भविष्य के लिए और अधिक योजनाएं बना रहा था, जब संयोग से उसकी मुलाकात वैम्पायर राजकुमार से हुई, जो अब उसे दिलचस्पी भरी निगाहों से देख रहा था। युद्ध राजकुमारी। राजकुमार कैसियस ने इस नाम का उच्चारण एक अस्पष्ट अर्थ के साथ किया, क्योंकि उसकी आंखों में रक्त की अधिक छाया आ गई थी। उसका शैतानी रूप से सुंदर चेहरा नूह का प्रतिनिधित्व करने वाले कंकाल की ओर मुड़ गया था, क्योंकि उसने अपने पीले हाथों को आगे बढ़ाया था। ऐसी बहुत कम तकनीकें हैं जो भविष्य बता सकती हैं, और उससे भी कम संगठनों को इनकी जानकारी है। तुमने मेरा ध्यान खींचा है, छोटे कंकाल।
मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ चलूंगा। जब दोनों प्राणियों के बीच हाथ मिलाया गया तो उनकी सहमति की पुष्टि करते हुए कंकाल शूरवीर ने अपनी आंखों में सुनहरी लपटें भर ली और वे बाहर जाने लगे। नूर ने वैम्पायर राजकुमार के साथ और अधिक शब्दों का आदान प्रदान किया क्योंकि वे एक विशेष दिशा में आगे बढ़ने लगे। आधिकारिक तौर पर एक शिकार शुरू हुआ जो केवल इन्फिनल्स पर लक्षित नहीं था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 270 निरंतर विकास एक विचलन। जमे हुए पठार की आध्यात्मिक भूमि की सुरक्षा में नूह अपनी मानसिक ऊर्जा का विस्तार कर रहा था क्योंकि वह अपने बुलाए गए लिच की सेनाओं के आक्रमण का अनुसरण कर रहा था जो अथक रूप से आगे बढ़ रही थीं। मरे हुए जीवों की सेना में जीव और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे क्योंकि लिच लॉर्ड को घृणित लिच सम्राट कौशल वृक्ष से और भी अधिक बढ़ावा मिल रहा था, जहां नूह ने अब उन क्षमताओं में और भी अधिक कौशल बिंदु जोड़ दिए थे जो उनकी शक्ति को सबसे अधिक बढ़ाती थीं। घृणा का लिच लॉर्ड 1/5 क्षमताएं जहर टोटेम को बुलाना, 0/5 मरे हुए लोगों को बुलाना, 5/5 हानिकारक विस्फोट 0/5 और संत जहर लॉर्ड का अपमान 3/5 ग्रेटर दैन घृणास्पद लिच सम्राट 1130 अतिरिक्त क्षमताएं मरे हुए सेना 2/5 मरे हुए सम्राट की इच्छा 5/5 और मृत्यु में देरी 2/5। वह क्षमता जिसे उन्होंने कौशल बिंदुओं के साथ सबसे पहले अधिकतम करना सुनिश्चित किया वह थी क्षति और प्रतिरोध में भारी प्रतिशत संशोधक जोड़ने वाली क्षमता, साथ ही यह भी कि लिच कितने उच्च रैंकिंग वाले मरे हुए लोगों को बुला सकता है। ये मरे हुए सम्राट की इच्छा नामक क्षमता थी जिसने अधिकतम होते ही मरे हुए सेना में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया। मरे हुए सम्राट की इच्छा निष्क्रिय 5/5 सभी क्षति में जोड़ 300%, जोड़ 300% मृत्यु क्षति, जोड़ 300% जहर क्षति, जोड़ 300% मृत्यु और जहर प्रतिरोध। सभी उच्च स्तरीय मरे हुए लोगों के लिए जोड़ 6 समन सीमा -90% कौशल ऊर्जा लागत। जब ये कौशल समन अनडेड के साथ 5/5 की सीमा तक पहुंच गया तो अनडेड सेना में एक बड़ा बदलाव आया क्योंकि बुलाए गए अनडेड के शक्तिशाली बाहरी आवरण पर अत्यंत शक्तिशाली कवच और हथियार प्रकट हो गए थे। अस्थि ड्रैगन की पूंछों में सुनहरे कांटे थे जिनसे एक ज्वलंत आभा निकल रही थी, जबकि अनडेड ब्लू फीनिक्स की लपटें फैलकर चमकते नीले पंखों की सुंदर रूपरेखा बना रही थीं, जो उन्हें सीधे देखने वालों को अंधा कर देती थीं। शेष मरे हुए सैनिकों में भी आश्चर्यजनक समानताएं थीं, क्योंकि हजारों मरे हुए लोग स्वर्ण कवच से सुसज्जित होकर नरक के प्रथम क्षेत्र से गुजरे और उन्मत्त नरकवासियों पर विनाश की वर्षा की। सेना के अग्रिम मोर्चे पर एक लिच जो जलती हुई खोपड़ी का स्टाफ पकड़े हुए था, एक मरे हुए नीले फीनिक्स पर सवार था जो स्वयं को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए आग की लपटों में सांस ले रहा था। उसकी निगाहें भूखी और लालची थीं क्योंकि वह और अधिक चीजों को मारने की तलाश में था। इस मरे हुए सैनिकों की सेना के बीच एक मरे हुए अस्थि ड्रैगन के जबड़ों में खून का एक छोटा सा घेरा छिपा हुआ था जो एक कंकाल शूरवीर के बगल में बैठा था। इस खून के घेरे में शैतानी रूप से सुंदर राजकुमार कैसियस की उपस्थिति देखी जा सकती थी, जिसकी नाक एक तरफ सिकुड़ी हुई थी और कुछ ही देर बाद उसकी आवाज निकल रही थी। आपके छोटे पालतू जानवरों से बहुत ही अप्रिय बदबू आती है... मैं इसे बदल नहीं सकता। जैसे ही राजकुमार की नजर उस कंकाल पर केंद्रित हुई, नूह ने अपने शब्द उस कंकाल के माध्यम से भेजे तो वहां से एक संक्षिप्त उत्तर आया। आप अपना असली शरीर कब प्रकट करने की योजना बना रहे हैं? लगता है आप अपने रक्त बमों से खुश हैं, इसलिए शायद बाद में। राजकुमार को ये संतोषजनक नहीं लगा क्योंकि उसके चांदी जैसे बाल चमक रहे थे। वह थोड़ा उपहासपूर्ण स्वर में बोल रहा था, जबकि रक्त की बूंदें उससे निकलकर भागते हुए नरकीय प्राणियों से भरे विस्तृत क्षेत्र में फूट रही थीं। तो फिर मुझे लगता है कि आप उन कमजोर समनकर्ताओं में से एक होंगे जो शक्ति के लिए केवल अपने शक्तिशाली पालतू जानवरों पर ही निर्भर रहते हैं। ये शब्द प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए थे और दोनों के बीच बहस जारी रही जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए और भागते हुए इन्फिनल्स को कुचलते गए। नूह ने रूखेपन से जवाब दिया, नहीं। राजकुमार कैसियस ने ऐसा भाव प्रकट किया कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें अंततः अपनी बात समझ आ गई है जब उन्होंने अपनी तीखी जबान को खोलते हुए बात कही। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरा शैतानी रूप देखकर तुम्हें खुद पर शर्म आ रही होगी। इस बारे में ज्यादा निराश मत होइए, हम वैम्पायर ब्रह्मांड की कुछ ही प्राकृतिक रूप से सुंदर प्रजातियों में से एक हैं। उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह। नूह को समझ नहीं आ रहा था कि शक्तिशाली वैम्पायर राजकुमार को क्या जवाब दे, क्योंकि वह अपना आधा ध्यान उससे बातचीत में लगाए हुए था जबकि वह आध्यात्मिक भूमि में योजनाएं बना रहा था। उसके हाथ में समय का एक चमकता हुआ बैंगनी खंजर था और उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर टिकी थी जो अभी तक घटित भी नहीं हुई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नरक के प्रथम क्षेत्र के सबसे मध्य स्थान में एक ऐसा क्षेत्र मौजूद था जो इस नरक क्षेत्र के किसी भी स्थान से अधिक गर्म और प्रज्वलित था। ये प्रथम नर्क के कुछ सबसे शक्तिशाली नरकावासियों से आबाद था
और कभी कभार शून्य श्रेणी के नरकवासियों का प्रकट होना आम बात थी। इस मध्यतम स्थान पर धधकती धरती की गहराई में एक अनोखा नरकवासी स्थिर सांसें ले रहा था। हवा की एक तेज धारा छोड़ रहा था जो मानो इस भूमिगत स्थान में अपनी ही लपटों को भड़का रही हो। अन्य राक्षसी प्राणियों की तुलना में यह अधिक मानवीय रूप में दिखता था तथा इसकी प्रमुख विशिष्ट विशेषताएं थीं इसके चेहरे के दोनों ओर आग की लपटें उठती हुई अग्निमय सींग, इसकी पीठ से निकलते हुए विशाल पंख तथा इसके पीछे लहराती हुई एक लंबी दांतेदार पूंछ। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी ताकत और शक्ति को मजबूत कर रहा था, कुछ ऐसा जो कई इन्फिनल्स कभी नहीं करते क्योंकि वे अपनी आभा को स्वतंत्र रूप से चलने देते थे। इसका उपयोग अपने रक्तपात को बढ़ाने के लिए करते थे, बस वे नष्ट करने के लिए और अधिक चीजों की तलाश करते थे। यह विशेष नरकवासी लंबे समय से अपने विनाशकारी विचारों पर नियंत्रण कर रहा था क्योंकि यह अपने दायरे में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रवेश कर चुका था जो इसे शून्य श्रेणी के बंधनों को तोड़ने की अनुमति देगा, क्योंकि यह कुछ अधिक महान में प्रवेश कर चुका था जिससे नरक के दूसरे दायरे में इसका सहज आरोहण संभव हो सका। केवल शून्य श्रेणी या उससे निम्न श्रेणी के प्राणी ही नर्क के प्रथम क्षेत्र में रह सकते थे तथा उच्च श्रेणी के प्राणियों को प्रवेश से पुनर्तः वंचित कर दिया जाता था, या नर्कवासियों के मामले में उस सीमा को पार करते ही उन्हें नर्क के अगले क्षेत्र में प्रवेश मिल जाता था। नर्क के प्रथम क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राक्षसी प्राणियों में से एक ने उसके निकट पहुंचने से पहले ही अपनी चढ़ाई रोक दी थी क्योंकि वह गर्म सांसें छोड़ रहा था और अपनी कुछ शक्ति छोड़ रहा था। उसने कई घुसपैठियों को क्षेत्र में घुसते और उसके साथियों की हत्या करते हुए महसूस किया था और वह उनमें से ज्यादा लोगों को मारने से पहले चढ़ाई नहीं करना चाहता था। इसका पद तभी ऊपर की ओर बढ़ेगा जब यह उन प्राणियों को मार देगा, लेकिन ये शक्ति के उस प्रवाह का उपयोग केवल अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए करेगा, इससे पहले कि यह नरक के दूसरे क्षेत्र में चढ़ जाए। हालांकि इस राक्षस को यह नहीं पता था कि यह वही तकनीक थी जिसका उपयोग नरक के प्रथम क्षेत्र से उत्पन्न हुए सबसे शक्तिशाली राक्षस करते थे। शक्तिशाली सेनापति और नारकीय वंशज जो नारकीय प्रभुओं के अधीन काम करते थे, और यहाँ तक कि हाल ही में उठे कुछ नारकीय प्रभुओं ने भी यही रास्ता अपनाया था, इससे पहले कि वे भविष्य में महान लंबाई और शक्ति तक पहुंचे। अनजाने में शून्य श्रेणी के शिखर पर स्थित एक राक्षसी प्राणी ने भी इसी प्रकार का मार्ग अपनाया था, क्योंकि उसे एक मार्ग प्रदान किया गया था जो संयोगवश उस समय आया जब वह अपने उत्थान के लिए तैयार था, तथा कई प्राणियों का प्रवेश हुआ जिनका मूल उससे बिल्कुल विपरीत था तथा जो उसे भविष्य में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ईंधन का काम करेगा। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, उसकी उफनती सांसें स्थिर हो गईं और उसने नरक के धधकते क्षेत्र में अपनी इंद्रियों का विस्तार किया तथा उसने अपने भाइयों को नष्ट करने के लिए रंगीन तकनीकों का उपयोग करने वाले असंख्य प्राणियों का पता लगाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसके आसपास की नारंगी लपटें उसके शरीर में समा रही हों, क्योंकि उसकी आकृति प्रकाश की एक लकीर की तरह घूम रही थी, इतनी तेजी से घूम रही थी कि उसका शरीर गायब हो गया और मीलों बाद फिर प्रकट हुआ। जल्द ही वह एक अनजान संत दायरे के शिष्य के पास पहुंच गया जो पारलौकिक नरकों के एक समूह के खिलाफ लड़ रहा था, क्योंकि उसके जलते हुए पंजे जैसे हाथ शिष्य की छाती में इतनी आसानी से प्रवेश कर गए जैसे कोई चाकू मक्खन में डुबा रहा हो। प्रहार, एक आखिरी धड़कन, और बस इतना ही था कि पंजा कस गया और उसने हृदय को एक पंजे की तरह तोड़ दिया। शिष्य के शरीर से नीली ऊर्जा की एक धारा रिसने लगी जो नरक के शरीर में चली गई। नीली ऊर्जा नरक की लाल त्वचा में प्रवाहित हो रही थी क्योंकि उसे कई सामान्य रास्तों पर चलने से रोका गया था, और अंततः नरक के सींगों में बस गई क्योंकि दाहिने जलते हुए सींग पर एक छोटा नीला रूनिक चिन्ह दिखाई दिया। नरक की आभा पहले से थोड़ी अधिक प्रबल हो गई क्योंकि वह फिर से आगे बढ़ रहा था, आंखों की पहुंच से भी तेज, क्योंकि केवल लपटों के टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे। उसकी निगाहें पहले से ही दूसरे लक्ष्यों पर जा रही थीं। नर्क के प्रथम क्षेत्र में संयोगवश एक विपथन उत्पन्न हो गया था, या इसे भाग्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह अप्रत्याशित प्रशिक्षुओं और शिष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि उसके हाथों में 2 नुकीली तलवारें थीं जो एक सफेद विनाशकारी रोशनी से कांप रही थीं और मानो उसके दुश्मनों पर छोड़ी जा रही थीं। उसके सुनहरे कवच में अनगिनत सुनहरे निशान जड़े हुए थे जो उसके सिर को पूरी तरह से ढांक रहे थे। उनके बीच केवल 2 चमकदार चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं, क्योंकि उसके दाहिने हाथ की तलवार आग के आसमान की ओर इशारा कर रही थी और उसके बाएं हाथ की तलवार उस नारकीय विपथन की ओर इशारा कर रही थी जो उसे अत्यधिक जुनून से देख रहा था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।